आज हम लोग इस ट्रेनिंग का ना डेमो सेशन है ये। एकदम जीरो लेवल से हम लोग इस ट्रेनिंग के बारे में जानेंगे कि एक्चुअल में ट्रेनिंग है क्या, इस ट्रेनिंग के अंदर क्या क्या कंटेंट है, इसको सीखने के बाद मार्केट में हमारे लिए जॉब की क्या एलिजिबिलिटी बनती है, कौन कौन स्किल्स होल्डर हम लोग बनेंगे, ये ट्रेनिंग के बाद ना हम लोग क्या क्या करेंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन हमें क्यों हायर करेगा, और हायर करेगा तो उसके ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमारे इनपुट्स क्या होंगे, ये सारी बिंदुओं पर ना पूरी घनघोर चर्चा होगी आज की क्लास में। और उसके बाद ना आपके जितने भी क्वेरी होंगे, चाहे आपके करियर से रिलेटेड, चाहे जॉब से रिलेटेड, शहरी से रिलेटेड, अभी करंट में आप किस प्रोफाइल में जॉब कर रहे हैं, वो सबका मैं आंसर दूंगा। ठीक है। अभी जिस एक्सेल को हम लोग यहाँ ओपन करने जा रहे हैं ना, वो मार्केट का सबसे लेटेस्ट एक्सेल है, और वो 24x7 आवर्स ना ये अपडेट होते रहता है। और मैं एक और चीज रिक्वेस्ट करूंगा कि इसमें लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हर क्लास की वीडियो जाएगी और जिस सीट पर ट्रेनिंग दी जाएगी सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ठीक है, एकदम एकाग्र होकर के सुनना है, और ये पूरा प्रैक्टिकल के लिए मैं सारी चीजें आप लोग से शेयर करूंगा ही करूंगा। ठीक है। तो मैं ये बताने जा रहा था कि जिस ट्रेनिंग के लिए आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं और जिसका डेमो सेशन हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, उस ट्रेनिंग का नाम ये है। इसी के नाम से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा ट्रेनिंग के बाद, ये वाला होगा। ठीक है। ठीक है, ये वाली ट्रेनिंग का ना हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि एक्चुअल में ट्रेनिंग होती क्या है। देखिए, ये दो शब्दों के सुंदर मिलन से बना हुआ है। इसमें एक कीवर्ड है कौन सा, MIS, और दूसरा कौन सा है, डेटा एनालिटिक्स। ये मार्केट के ना सबसे, कहते हैं ना कि डेटा एनालिटिक्स इस समय सबसे महंगा बिकने वाला, सबसे ज्यादा वायरल हुआ कीवर्ड है। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे, MIS के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, देखिए जब हम लोग MIS की चर्चा करते हैं तो देखते हैं ना कि MIS ना 3 कैरेक्टरों के मिलन से बना हुआ है। उसमें क्या लगा है, M, उसमें क्या लगा है, I, और उसमें क्या लगा है, S। ठीक है। देखिए, इसका मतलब क्या होता है, M से होता है मैनेजमेंट, ये से होता है, आई से होता है इंफॉर्मेशन, और ए से होता है सिस्टम। सिस्टम माने एक ऐसी पद्धति, एक ऐसा मैकेनिज्म जहां पर ना इंफॉर्मेशन को किससे शेयर किया जाता है, मैनेजमेंट से शेयर किया जाता है। जब ना कोई कॉर्पोरेशन की टीम होती है, चाहे कोई मान लीजिए कि सेल्स की टीम है, वो डेली लेवल पर, सौरभ जी आपको नई आवाज आ रही है मेरी, स्क्रीन नहीं दिख रही है, आप एक बार री लॉग इन कर लीजिए। एक बार री लॉग इन कर लीजिए, जिनको भी ना नेटवर्क में इशू आ रहा हो, एक बार री लॉग इन कर लेंगे तुरंत हो जाएगा। अगर आप लैपटॉप से कर रहे हो तो एक बार मोबाइल से भी ट्राई कर लीजिए। देखिए, मैं इसके बारे में बता रहा था कि ये मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या होता है कि ना जब ग्राउंड लेवल की कोई इंफॉर्मेशन होती है, उसको ना हम लोग सीनियर मैनेजमेंट के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि डिसीजन लेने का राइट तो उन्हीं के पास होता है। वही लोग आगे अपने से भी सीनियर मैनेजमेंट को ये करते। इधर अभी जगह है, आ जाएंगे इधर, इधर है, इधर सब सीट है आगे। ठीक है, उसमें क्या करते हैं ना, इंफॉर्मेशन को ना टाइम टाइम पर, मंथली, वीकली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअल लेवल पर हम लोग क्या करते हैं, मैनेजमेंट को शेयर करते हैं इंफॉर्मेशन को। जो हमारे पास ना अलग अलग तरह से डेटा सोर्स आते हैं, उसी डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करके और मैनेजमेंट को टाइम टाइम पर शेयर किया जाता है कि उस पर क्या करें, वो प्लानिंग करें, उस पर स्ट्रेटेजी बनाए, रणनीति बनाए
कि आगे के अपने बिजनेस को किस तरह से हमें एहेड करनी है, आगे कैसे बढ़ानी है। ठीक है, मैं एक ना ग्राफिकल फॉर्मेट में आप लोग को समझाने की कोशिश करता हूं, जहां पर आप देखेंगे कि एमआईएस जैसे कीवर्ड ना कहाँ एग्जिस्ट करता है, एक ऑर्गेनाइजेशन में इसकी क्या अहमियत होती है और एक कहाँ एग्जिस्ट करता है, किस जगह पर ना एमआईएस के बंदों की जरूरत पड़ती है। अभी एक सेकंड में हम लोग समझ जाएंगे। देखिए, एक पार्ट होता है यहां पर क्या, ये क्या है ना, हमारे पास इंफॉर्मेशन आते हैं, अलग अलग लोकेशनों से इंफॉर्मेशन आएंगे। यहां पर आगे ये क्या हो गया, डेटा सोर्स हो गया, डेटा सोर्स हो गया। मान लीजिए कोई डेटा सोर्स क्या आ रहा है, कहीं मेल से डेटा आ रहा है, ठीक है, कहीं हम वेबसाइट से डेटा उठा रहे हैं, चाहे किसी हम डेटाबेस से डेटा उठा रहे हैं, किसी ईआरपी या किसी सीआरएम से डेटा उठा रहे हैं, कहीं से भी डेटा आ सकता है। डेटा से हमें मतलब नहीं है। मैनेजमेंट को क्या चाहिए, उसकी रिपोर्ट चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए। उनको उस रिपोर्ट से ये लेना देना नहीं है कि ये रिपोर्ट जो हम बना करके डैशबोर्ड उनको दे रहे हैं, इसका डेटा कहां से आया है। चाहे डेटा हमने मैनुअल डेटा एंट्री किया हो, या किसी वेबसाइट से लेकर के आया हो, या किसी ने मेल से भेजा हो, मैनेजमेंट को इसको रत्ती मात्र भी इससे कोई मतलब नहीं है। वो नहीं कहते हैं कि बिल्ली को ये मतलब नहीं है कि दही घर का है या खरीदा हुआ है, उसको तो खाने से मतलब होता है। उसे थोड़े कि खरीद करके लाए तो कम खाएगी, खाना होगा तो खा ही लेगी। तो मैनेजमेंट को भी ना हमारे उन पेन एरिया से कोई लेना देना नहीं है। तो देखिए, जो जनरली ना डेटा सोर्स आते हैं, वो आते कहां से हैं, उन रिसोर्सों पर हम लोग ना बात करते हैं। एक सेकेंड, देखिए, ईमेल से आते हैं, मेल से भेजे जाते हैं, मेल से डाउनलोड करते हैं। उसके बाद हम लोग को कहां से आएंगे, अपने अलग अलग वेबसाइटों से आते हैं। कहां से आते हैं, नोट पैड से आते हैं, सीएसवी फाइलों से आते हैं। यहां पर क्लिक करके ये सब मैं बताऊंगा आप लोग को। यह नोट पैड इसी इसी तरह का होता है, कौन सा, सीएसवी फाइल, कॉमा सेपरेटेड फाइल होता है। ठीक है, डेटा कहीं से भी आ सकता है। यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, मैनुअल भी आता है। ये जितनी भी पृष्ठभूमि बना रहे हैं ना, हम लोग इसीलिए बना रहे हैं कि हमें जो एमआईएस कीवर्ड ऊपर लिखे हैं, उसके साथ ना हमें उसका क्या करना है, डिफिनीशन देना है, उसको समझना है। ये कीवर्ड यहाँ जो लिखे हैं, इसके साथ जस्टिफाई करनी है। तो ये देखिएगा ना, जब हम लोग इस तरह से समझेंगे ना, तो समझ जाएंगे कि एक्चुअल में एमआईएस होता क्या है और इसका रोल क्या होता है, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, वो सब अभी तुरंत समझेंगे हम लोग। ठीक है, यहां पर हम लोग कहां से आ गए, एक होता है ना ईआरपी से, एक होता है ना सीआरएम से। ठीक है, इस तरह से भी डेटा आते हैं। कहां से डेटा आएंगे, डेटाबेस से भी डेटा आएंगे। यहाँ पर क्लिक करके डिफरेंट टाइप्स के डेटाबेसेस से डेटा आते हैं यहाँ पर। ठीक है, लेकिन हमें कोई मतलब नहीं है, हमें ना डेटा मिल गया। ठीक है, और मैं आपको ये भी बताते चलूं कि मैक्सिमम डेटा जो हमें मिलते हैं ना, वो अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में मिलते हैं, एकदम अस्त व्यस्त हालत में मिलते हैं। वो ऐसा नहीं है कि एकदम साफ सुथरा, एकदम क्लीनिंग अवस्था में हमें डेटा मिले। उस डेटा के साथ सही जस्टिस, सही न्याय करना, वो हम लोग के पवित्र हाथों का रोल होगा। वही सीखेंगे, वही कलाओं के लिए ना हम लोग ने ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन किया है। देखिए, जब यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे डेटा चले आते हैं, ठीक है, और एक तरफ जैसे हमने यहाँ दिया ना, ये हमारे पास डेटा है, और दूसरे तरफ ना मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर क्या है, जो ऑर्गेनाइजेशन की बिजनेस की नीड्स है, वो यहाँ पर है। ये मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इधर डेटा आया है और यहाँ मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है। डेटा ना कदापि कभी भी सपोर्ट नहीं कर रहा है कि हम तुरंत उठा करके डेटा ना मैनेजमेंट को भेज दिया जाए। तो ये क्या है, इन दोनों के बीच में ना देखिए, ये पार्ट क्या है, नदी का एक किनारा है, और ये क्या है, नदी का दूसरा किनारा है। इसमें हम लोगों का जो किरदार और रोल होगा, वो कैसे होगा, एक ब्रिज की तरह होगा, एक सेतु के तरह होगा। हम लोग अपने इंफॉर्मेशन के माध्यम से क्या करेंगे, मैनेजमेंट को इस डेटा के साथ कनेक्ट करेंगे। लेकिन आप जानते हो ना कि हमारे पास मान लीजिए कि 10 लाख डेटा आया, तो ऐसा नहीं है ना कि हम लोग 10 लाख डेटा ऐसे ही सीधे अपने बॉस को भेज दिए।
है ना, उसको हम रिपोर्ट्स बनाते हैं, पाइवट बनाते हैं, चार्ट बनाते हैं, ग्राफ्स बना करके तब भेजी जाती है। अगर 10 लाख डेटा आ रहा है तो हमें उनको 10 लाइनों में इस बात को कैसे समझानी है, इसे ही हम लोग आगे रिपोर्ट के बारे में जानेंगे। कहते हैं ना कि गागर में सागर भरना। तो ना सबसे मूल किरदार जो होगा वो यहाँ पर किसका होता है, ये यही वाला MIS और रिपोर्टिंग के बंधु का होता है, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो लकीर खींची जा रही है ये किसके ताकत से हम लोग खींच रहे हैं, MIS और रिपोर्टिंग के बंधु से। यहाँ पर हम लोगों के पास डेटा ना एकदम बेकार से बेकार अवस्था में आ रहा है, और उसको ना मैनेजमेंट को समझने के लायक रिपोर्ट और डैशबोर्ड हम लोग बना रहे हैं। तो पूरा का पूरा श्रेय किसको जाता है, यहाँ रिपोर्टिंग के बंधु के MIS टीम को जाता है। यही MIS आज हम लोग इसी का डेमो सेशन लेने वाले हैं। ये है ना अपना ये MIS वाला रूल होता है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, थोड़ी थोड़ी ना आप लोगों को समझ में आने लगी होगी कि MIS डिपार्टमेंट में एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, MIS ना एक लेयर होता है, एक कनेक्टिविटी होती है, एक कनेक्शन होता है किसके बीच में, ऑपरेशंस की जो टीम है डेली जो एक्टिविटी करती है, और जो एक मैनेजमेंट की टीम है। अब बॉस डेली लेवल पर आकर के एक एक चीज चेक नहीं करता है, उसको क्या चाहिए, रिपोर्ट चाहिए। हम इंडिया में काम कर रहे हैं, हमारा बॉस कहाँ पर है, USA में है, कैलिफोर्निया में है, लॉस वेगास में है। तो उसको वो हमारी एक्टिविटीज को कैसे समझेगा, रिपोर्ट के माध्यम से। वो अपने भी बॉस को कैसे सूचित करेगा, उसकी रिपोर्टें तो उसके बॉस से लेकर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तक जाती है। तो हर बार मैनुअल जाकर के तो बताया नहीं जाएगा। तो इसके लिए सबसे सफल और सुंदर माध्यम होता है क्या, रिपोर्ट्स। वो रिपोर्ट्स हमें बना करके और मैनेजमेंट को टाइम टाइम पर शेयर करनी होती है। एक एक हमारा बॉस किसी मीटिंग में जाकर के बात कर रहा है हमारे डिपार्टमेंट के बिहाफ पर, तो उसको बोलने की जो आवाज और जो कंटेंट है ना वो हम लोगों के रिपोर्ट देगा। ठीक है, वो कुछ भी बोलेगा ना, जो कुछ भी जिस तथ्य के आधार पर वहां पर दावे कर रहा है, चाहे जो स्टेक होल्डर्स है उनके साथ बड़े बड़े कमिटमेंट कर रहा है, उस कमिटमेंट की ताकत कौन देता है, रिपोर्टिंग के बंदे देते हैं। हम लोग वही कलाएं सीखने वाले हैं। तो ना मैं बड़े ही ना इसके साथ मतलब आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपसे इतनी विवेचना, इतने डिस्कशन के बाद अगर कोई हमसे पूछता है कि एक्चुअल में MIS क्या होता है, मान लीजिए इस परमाइसेस के बाहर अगर हम लोग जाते हैं और हमसे कोई MIS के बारे में पूछता है, तो हमारे सुंदर शब्द क्या होंगे जिससे हम लोग ना परिभाषा गढ़ेंगे। यहाँ पर बताइए क्या होता है MIS, कोई भी आप लोगों में से बता सकता है। सही बताया, और भी बताए कोई। सर हमारे पास जैसे कोई भी डाटा आया हुआ है तो उसको हम एक हम्म लिस्ट वगैरह या लेवल वगैरह के हिसाब से पूरा डन करके उसके बाद मैनेजमेंट को देंगे, तो उसको हम एस बोलते हैं। हम्म। देखिए Sir, it is a bridge between operation and management system. सही है। मुझे ना उन लोगों पर ना मतलब उन लोगों को तो सैल्यूट है जिन्होंने टूटी फूटी भाषा में भी ना अपने डिफिनीशन को बताने का काम किया। ठीक है, लेकिन वो लोग क्यों चुप रहे कि वो सोचते थे कि जब हम बोलेंगे तो मतलब अगर आप गलत भी बोलेंगे तो मैं आपको कोई काला पानी की सजा दे दूंगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह भेज दूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आज ही के क्लास में आप लोग देख लेंगे कि मेरी छवि बहुत उदारवादी वाली छवि है ना। आपको लगेगा ना कि मैं अपने किसी बड़े भाई के साथ में ट्रेनिंग ले रहा हूं। डरने की कोई बात नहीं है। आप बताइए हॉस्पिटल में कौन जाते हैं, जो पेशेंट होते हैं वही जाते हैं ना। जब आप 100% परफेक्ट हो जाएंगे तो मैं कोई इतना सुंदर सुकांत हूं कि मेरा चेहरा देखने आएंगे। आप सीखने ही तो आए ना। तो लर्निंग स्टेज में अगर हम कोई डिफिनीशन ना आधा अधूरा भी बोलते हैं तो क्या बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बोलते बोलते तो सीखेंगे ना। ये तो R&D सेंटर है, यही तो सीखने की कलाएं आएगी। नहीं तो इंटरव्यू में जाएंगे तो वहां ना निष्ठुर इंटरव्यू लेने वाला एकदम निर्दयी पूर्ण तरीके से बैठा हुआ इंसान नहीं तरस खाने वाला है। उसके लिए हमें तैयार इधर ही से होकर के जानी है। ये तो अपना घर परिवार है। हमारी जितनी भी कमियां होंगी हम लोग सुधारेंगे तो इधर ही ना। वहां तो हम परफेक्ट होकर के जाएंगे, क्योंकि वो हमारी दलीलें, हमारी मुश्किलें और हमारे प्रॉब्लम सुनने के लिए नहीं बैठा है। उसको तो परफेक्ट बंदा चाहिए, हम नहीं तो कोई और सही। अगर हम अपनी मजबूरियां उसे कह रहे हैं तो कहेगा, अरे यार मेरी कंपनी मुझे CTC दे रही है इसलिए नहीं कि तुम्हारी मजबूरियां सुने। हमें तो उसके सामने वैसा बन करके जाना है
कि ना जिस तरह की उसकी रिक्वायरमेंट है, इवन हम लोग को सीवी भी जो बनाते हैं उस सीवी को भी ऐसी बनाई जाती है जिस तरह की उसकी आंखें देखने को आतुर है, और हम वो भी वही बोलते हैं जो उसके कान सुनने के लिए आतुर है। हमें अपनी दलीलें रखने का कोई हक नहीं होता है वहां पर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ना आप लोगों ने जो भी बोला बहुत अच्छा बोला। ठीक है, मैं यहाँ पर बता रहा हूं कि क्या होता है। MIS इज ए प्लेटफॉर्म where we generate different types of report. As per मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट, जैसे मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट चाहे बिजनेस की नीड्स होती है उस तरह से हम लोग क्या करते हैं। इसमें देखिएगा ये पूरी ना जो रिपोर्ट के लिए लाइनें लिखी गई है इसमें सबसे कोई ताकतवर सबसे कोई पावरफुल कीवर्ड है। आप बताने की कोशिश करेंगे कि इसमें से कौन सबसे ताकतवर चीज है। अगर उसमें से ना उस शब्द को इस लाइन से निकाल दिया जाए तो इस डिफिनीशन की आत्मा निकल जाएगी। बताइए क्या है। सर प्लेटफॉर्म। टाइप ऑफ मैनेजमेंट। नहीं, अगर इसमें से हम लोग इसको निकाल लेते हैं रिपोर्ट को इंफॉर्मेशन कुछ भी नहीं बच जाएगा। इंफॉर्मेशन सर। अरे नहीं, मैं MIS से नहीं बोल रहा हूं, मैं इस डिफिनीशन से बोल रहा हूं। सब कुछ हम मैनेजमेंट को क्या शेयर करते हैं, रिपोर्ट शेयर करते हैं। ठीक है, इस रिपोर्ट के बारे में हम लोग को जानना जरूरी है कि नहीं। सबसे जहरीला कीवर्ड है ये, कौन सा हम लोगों का रिपोर्ट। ठीक है, तो रिपोर्ट ना मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आज के इस सेशन से पहले रिपोर्ट जैसा कीवर्ड आपने पहले कहां सुना है, आज से पहले। सबसे ज्यादा लोग कहां सुनते हैं। हाँ, हॉस्पिटल्स में सर। स्कूल में भी जाते हैं बच्चों के पेरेंट्स मीटिंग्स में तो वहां पर भी होता यस है। सर। लेकिन सबसे ज्यादा Hospitals। सुनता है तो कहां पर, डॉक्टर के यहाँ सुनता है। ठीक है, यस हॉस्पिटल। अगर मान लीजिए मेरी उम्र 38 साल 39 साल है, अगर मेरी तबीयत खराब होती है और मैं डॉक्टर के पास जाता हूं, आप ये समझिए कि जिस शरीर का मैं स्वामी हूं मालिक हूं उसका भी ना अगर मैं अपनी यथा स्थिति बताता हूं डॉक्टर को कि मुझे ये प्रॉब्लम्स है, अक्षरशः एकदम एक एक चीजें जैसे मुझे हो रहा है प्रॉब्लम सब कुछ मैं बता देता हूं। उसके बावजूद भी क्या डॉक्टर हमारे ऊपर 100% विश्वास करता है? नहीं करता है। ठीक है, वो क्या करता है कि 4-5 टेस्ट लिख देगा, कहेगा ये टेस्ट कराओ ये टेस्ट कराओ, और सारे टेस्टों के बाद क्या निकल करके आता है, रिपोर्ट। उस रिपोर्ट को शपथ लेकर के, उस रिपोर्ट को संज्ञान लेकर के तब वो हमारी दवाइयां चाहे आगे का ट्रीटमेंट शुरू करता है। तो समझिए कि एक आदमी को स्वस्थ रखने के लिए जिस तरह से एक मेडिकल रिपोर्ट की जरूरत है, अगर मान लीजिए कि जिसने रिपोर्ट बनाया अगर उसने ना कोई चीज हाई था तो उसको लो कर दिया और कोई लो था तो हाई कर दिया और डॉक्टर ने उसी के आलोक में दवाइयां लिख दी, अब बाद में क्या हुआ वो हमारे लिए जीवन मरण का प्रश्न हो सकता है कि नहीं। तो एक गलत रिपोर्ट की वजह से एक आदमी का जीवन मरण का प्रश्न हो सकता है। वैसे ही जो MIS की रिपोर्ट हम लोग बनाएंगे अगर ये भी गलत हो गया समझिए कि वैसा ही स्थिति होती है। ये मतलब क्या कहते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन को सुचारू रूप से चलाने के लिए कहते हैं जिस तरह से संजीवनी बूटी का काम होता है वो काम कौन करता है, रिपोर्ट करता है। अगर इंफॉर्मेशन ग्राउंड लेवल पर कुछ और है और ऊपर हम कुछ और बना करके देते हैं, जैसे अभी ट्विटर के साथ नहीं हुआ, जिसने निकाला वो एलन मास्क ने कई सारे बंदों को निकाला ना, CEO वगैरह को, तो ये लोग क्या किए थे कि ये लोगों ने ना मतलब इंफॉर्मेशन गलत शेयर किया था, हाँ कुछ और कर दिए थे कुछ और। ठीक है, तो इससे तो कुछ देर के लिए क्या हो जाएगा कि मैनेजमेंट कुछ देर के लिए तो खुश हो जाएगा, लेकिन फिर भी ग्राउंड लेवल पर अगर कुछ हुआ ही नहीं है तो कभी ना कभी तो पता लगेगा ना। इससे कंपनी की हालत क्या हो जाएगी, जर्जर हो जाएगी। इसी के लिए एक रिपोर्ट बनाया जाता है RCA का, रूट कॉजेज एनालिसिस। मैं उसका डैशबोर्ड भी आप लोग को आगे बताऊंगा। तो वो जड़ों तक जाने की कोशिश की जाती है कि हमारा बिजनेस ना 2021 तक बहुत शानदार चल रहा था और 2022 तक आकर के मंथली रेवेन्यू हमारा गिरने लगा। तो इसका ना मेन वजह क्या थी, कहा तो क्या करती है कंपनियां के एकदम रूट कॉजेज से शुरू करती है कि तब पूरा एनालिसिस होने लगता है। जब कंपनी प्रॉफिट में चलती है तो 2 की जगह 10 भी खर्चे होते हैं तो कोई बात नहीं है, जैसे नुकसान होने लगता है तो सब पर नजर रखी जाती है। तो ना हम लोग ना जिसके बारे में अब आगे चर्चा करने जा रहे हैं उसमें कौन सा है, रिपोर्ट है। मैं बताऊंगा अभी कि जो ये MIS में जो आई है, आई इसके हृदय स्थल में है ना, सबसे बीच में है।
सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, इंफॉर्मेशन के आधार पर एक ऑर्गेनाइजेशन चलता है। अगर इंफॉर्मेशन देखे होंगे आप लोग कि एक कंपनी नोएडा में है, उसके ब्रांच पुणे में है, एक ब्रांच मनीला में है, एक ब्रांच यूएसए में, यूके में है। ऐसे अलग अलग जगहों पर ब्रांच बनाने का एक उद्देश्य क्या होता है कि अगर कभी कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाए, मान लीजिए कि यहाँ भूकंप आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए। अब तो चूंकि हम क्लाउड पर आ गए हैं, एक दौर ऐसा होता था, तो क्या होगा कि यहाँ का कंपनी लॉस हो गई, सब कुछ डिस्ट्रॉयड हो गया। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ना उसके मैन पावर कोई मायने नहीं रखते हैं। वो तो फिर कंपनी को दोबारा रीबिल्ड करना होगा, तो आदमी तो फिर हायरिंग निकालेंगे, लोग कहां से आ जाएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी होता है वो क्या होता है? डेटा। जो पिछली बार हमारी कंपनी बंद हुई थी तो हम कहां थे, तो वो सारे इंफॉर्मेशन अगर हमारे पास रहेंगे, ठीक है, तो दोबारा कंपनी को रीबिल्ड करने में कोई देरी नहीं लगेगी। इसीलिए हम लोग जिस प्रोफाइल के लिए ट्रेनिंग लेने आए हैं, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के वो बंदे होते हैं कि अगर वो कंपनी बंद हो रही है और शट डाउन हो रही है, शटर का जब ताला लगाया जा रहा है ना, उस समय तक लास्ट तक भी खड़े रहने वाले बंदे डेटा के ऊपर वाले काम है। डेटा पर काम करने वाले बंदे कभी खत्म होंगे ही नहीं। और अब तो कोरोना काल में और भी सारी चीजें डिजिटल हो गई है। जो चीजें पहले मैनुअल भी होती थी, अब सब सिस्टम में आ गई है। तब ये तो एक जमाना था कि जब हम लोग क्या करते थे, बीएससी मैथमेटिक्स से, बीएससी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ऐसे किया जाता था। क्या होता है? बीएससी डेटा एनालिटिक्स से, बीएससी डेटा इंजीनियरिंग से, बीएससी डेटा साइंटिस्ट से हो रहा है। ये किस लिए? ये हमारी डेटा की ताकत ही है कि ना अब प्रोफाइल, अब कोर्सेज भी डेटा के ऊपर होने लगे हैं। ठीक है, तो डेटा आपको लगता है संसार से कभी जाने वाले हैं? हम लोग डिजिटल है, हर हमारी एक्टिविटी के लॉग्स बनते हैं, और लॉग्स बनते हैं तो जाहिर सी बात है उसे रिपोर्ट बनेंगे। तो आइए मैं उसी रिपोर्ट की चर्चा करने चल रहा हूं। ठीक है, रिपोर्ट के बारे में ना हम लोगों ने इतना जाना। ठीक है, मैं रिपोर्ट के बारे में और भी आपको सही सही से बताता हूं कि एक्चुअल में अगर किसी को बताना हो तो रिपोर्ट क्या होता है। रिपोर्ट ना, मान लीजिए कि हम लोगों की इतनी एज हो गई, अगर ना हमें अपने बारे में लिखना हो तो कम से कम 10, 15, 20, 50 पेज में तो लिख ही देंगे, एक ऑटोबायोग्राफी बन जाएगी। लेकिन हम लोग एक रिज्यूमे बनाते हैं, बायोडाटा बनाते हैं, तो हार्डली क्या होता है, 2 पेजेस का होता है। अब तो इतने शानदार शानदार बायोडाटा है कि एक ही पेज पर एक से एक जबरदस्त बन जाते हैं। तो बताइए, इतने सालों की कहानी हम केवल एक पेज पर दिखा रहे हैं, तो हम लोगों के पूरा अनुभव क्या है? डेटा है। और हम लोगों का रिज्यूमे क्या है? रिपोर्ट है। कहते हैं ना, मोरल ऑफ ए स्टोरी, पूरे सारांश, सार जिसको ब्रीफ कहा जाता है, उर्दू में जिसे मुख्तसर कहते हैं, वही वाला पार्ट हमारा क्या कहलाता है? रिपोर्ट कहलाता है, समराइजेशन। तो किसी भी डेटा का जो संक्षिप्त रूप होता है, समराइजेशन वाला रूप होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिपोर्ट कहते हैं। ठीक है, यहां पर आते हैं ना, ठीक है। अब सबसे बड़ा ना ये आते हैं ना कि समराइजेशन ऑफ रॉ डेटा, ये सब कलाएं हम लोग सीखेंगे। आज तो थ्योरेटिकल क्लास है, आज तो डेमो क्लास है, आज तो कोर्स के बारे में बताना है, आप लोगों के क्वेरी सुननी है और उसके आंसर देने हैं। ठीक है, तो हम लोग एक प्रॉपर रिपोर्ट की तो हर क्लासेज में ट्रेनिंग होती है इसकी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमसे कोई पूछ रहा है कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में रिपोर्ट कितने तरीके के होते हैं, जो मेन मेन कैटेगरीज है, यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? टाइप्स ऑफ रिपोर्ट। कोई बताएंगे रिपोर्ट कितने तरीके के होते हैं? कितने तरह के रिपोर्ट होते हैं? सर रिपोर्ट तो बहुत सारी होती है। लग रहा है कि मास्क लगा के बैठे हैं। हेलो, मल्टीपल नहीं टाइप की पता। रिपोर्ट्स एक होते हैं, मिनट। लाइक हेलो, देखिए, ये जो लोग ना बोल रहे हैं कि मल्टीपल टाइप का रिपोर्ट होता है, उनके आंसर को सर्वसम्मति से रिजेक्ट किया जाता है। ये कौन आंसर? सर दो मल्टीपल टाइप से रिपोर्ट होते हैं। मल्टीपल सर का मतलब 3000 करोड़ रिपोर्ट होते हैं। टेबुलर सर फॉर्म, दो टाइप्स के होते टेबुलर हैं, एंड ग्राफ फॉर्म। डायनामिक स्टैटिक। नहीं, देखिए, न डायनेमिक स्टैटिक होते हैं और न टेबुलर और न ग्राफिकल होते हैं। रिपोर्ट होते 2 ही तरह के हुए हैं, लेकिन क्या होता है, एक होता है रूटीन रिपोर्ट और एक होता है कौन सा? एडहॉक रिपोर्ट। मैं बताता हूं कैसे। सारे जितने दुनिया के रिपोर्ट्स है ना, वो सबको जब आप छांटेंगे तो यही 2 रिपोर्टों के अंदर में आ जाएंगे। कौन कौन से? यहां पर है ना, ये रूटीन रिपोर्ट,
ये रिपोर्ट को ना हम लोग दूसरे भाषा में क्या बोलते हैं, फिक्स्ड रिपोर्ट कहा जाता है, शेड्यूल्ड रिपोर्ट। जैसे नहीं होता है हमारा वीकली रिपोर्ट, मंथली रिपोर्ट, क्वार्टरली रिपोर्ट, हाफ ईयरली रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट। ठीक है, अब ईयरली रिपोर्ट, हाफ ईयरली में अब कौन कौन सा रिपोर्ट बन रहा है वो तो ऑर्गेनाइजेशन के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसको ना हम लोग दूसरी भाषा में क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है ना कि ये वाला फिक्स्ड रिपोर्ट, ये अपना शेड्यूल्ड रिपोर्ट कहते हैं। ठीक है, और इसके एग्जांपल में क्या आते हैं, डेली के, वीकली के, मंथली के, क्वार्टरली के, हाफ ईयरली के और ये एनुअली के। ठीक है, इस तरह के ना रिपोर्ट होते हैं हम लोग के। ठीक है, ये रिपोर्ट, देखिए इन रिपोर्ट को बनाने में ना ज्यादा हम लोगों की ऊर्जा खर्च नहीं होती है, क्योंकि ना एक परंपरागत रिपोर्ट होते हैं। पहले से कोई रिपोर्ट का एक स्ट्रक्चर चल रहा है, फॉर्मेट। मान लीजिए कि हमने क्या बनाया, अक्टूबर का रिपोर्ट बना लिया, अक्टूबर का डैशबोर्ड वगैरह सब चार्ट वोट बना लिए, और जहां जो डेटा अक्टूबर का है ना, जब नवंबर महीना बीतेगा तो उसी डेटा के ऊपर नवंबर का डेटा डाल देंगे और राइट क्लिक करके रिफ्रेश कर देंगे। ठीक है, तो मतलब मान लीजिए कि वीकली रिपोर्ट चाहे मंथली बना रहे हैं तो जरूरी थोड़ा है कि हम नवंबर का ही मंथली बना रहे हैं, हमने अक्टूबर का भी तो बनाया होगा। तो एक बंदे को मतलब ये रूटीन रिपोर्ट बनाने में ना ज्यादा विशेषज्ञ होने की जरूरत नहीं है। हम लोग जिस ट्रेनिंग के लिए इंस्टीट्यूट पर ज्वाइनिंग किए हैं वो हम लोग कौन से बनने वाले हैं, एडहॉक रिपोर्ट के मास्टर बनने वाले। इवन इंटरव्यूअर की जो आंखें होती है वो भी ना इंटरव्यू लेते पीरियड में बंदों के अंदर जो स्किल्स देखना चाहती है वो किसकी देखना चाहती है, एडहॉक रिपोर्ट की। और मैं बताता हूं कि एडहॉक रिपोर्ट होता क्या है। ठीक है, एडहॉक रिपोर्ट का मतलब होता है ना ऑन डिमांड रिपोर्ट। मतलब आपको पता नहीं है, आपका बॉस फोन करके 10 बजे बोल रहा है कि मेरे बॉस के साथ शाम को 3 बजे मीटिंग है और तुझे ये रिपोर्ट बनानी है। जिस रिपोर्ट के बारे में वो चर्चा कर रहा है वो रिपोर्ट आपने अपने जीवन काल में कभी बनाया ही नहीं है, इवन कभी सुना भी नहीं है। लेकिन अब बॉस बोल दिया तो पत्थर की लकीर है, और क्योंकि उसकी भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, वो अपने बॉस के साथ मीटिंग है, तो आपको अगर 3 बजे उसकी मीटिंग है तो 2:30 बजे तक तो कम से कम उसको भेजना पड़ेगा रिपोर्ट, क्योंकि वो भी तो एनालिसिस करेगा, देखेगा कि उसे क्या बोलनी है, चाहे कोई माइनस प्लस होगा तो समझा देगा। अब बताइए ऐसे रिपोर्ट जिसका डेडलाइन फिक्स हो और जिसमें एक्यूरेसी सबसे वरीयता पर रखी जाती है, क्योंकि ना अगर आप रिपोर्ट में भले 10 मिनट लेट कर दीजिए वो क्षम्य है, लेकिन रिपोर्ट अगर इनकरेक्ट हो गया वो कभी अक्षम्य गलतियां मानी जाती है। क्योंकि मान लीजिए कि हम रिपोर्ट भेज दिए, हम अपने बॉस के पास भेजे, हमारे बॉस ने अपने बॉस के पास, ऐसे भेजते भेजते कई हायरार्की ऊपर चली गई, और जाको शाम को हम शुभ सूचना दे रहे हैं कि सर जो रिपोर्ट भेजे थे ना उसमें गलती थी। अब बताइए वो रोल बैक कैसे करेगा, वो कहां कहां अपनी फजीयत कराएगा, कहां कहां जितना ऊपर तक जाएगा, तो वो लोग तो उनको तो सीधे बिजली गिरती है तो नीचे ही सबसे ज्यादा असर करेगी। ठीक है, तो इसीलिए ना एक्यूरेसी सबसे टॉप प्रायोरिटी पर रखी जाती है। एक्यूरेसी के लिए ना हम लोग को क्या होता है, एक तो अनुभव से धीरे धीरे आता है, और मेरे पास इतने सालों का अनुभव है ट्रेनिंग देने का, जॉब करने का, वो तो मैं इस ट्रेनिंग में झोंकूंगा ही। ठीक है, जो आपको एक्स्ट्रा लेने नहीं पड़ेंगे। चाणक्य हमेशा कहता था कि अपना जीवन अगर आरएनडी में लगाएंगे तो जीवन बहुत छोटा पड़ जाता है। दूसरों की गलतियों से भी सीखना चाहिए ताकि ये पता चले कि वो रास्ता अगर खतरनाक है तो जरूरी थोड़ा है कि हम उस पर जाके आजमाएं। अगर लिखा है बोर्ड कि यहाँ छूना मना है ये चीज, तो छू करके ही ट्राई करेंगे, लिखा हुआ भी समझ जाएंगे। ठीक है, तो हम अपने अनुभव पूरा शेयर करूंगा आपके साथ। ऐसे ऐसी स्थितियां आपको वो सारी चीजें ना एक कहते ना थाली में परोस के दी जाएगी, जिसके लिए ना हमने खुद भी खून के आंसू रोए हैं। हमारी घनघोर जहां बेइज्जती हुई है वो भविष्य में आपके साथ कभी भी ना हो, वो मैं अपने अनुभव से ही आपको अलर्ट कर दूंगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कौन सा होता है, एडहॉक रिपोर्ट। ये रिपोर्ट ना इसका कोई फिक्स स्वरूप नहीं होता है, कोई शेप ना डिफाइंड नहीं है। ये कभी भी किसी भी रात के 2 बजे भी ये रिपोर्ट मांगा जा सकता है। जब हम सो रहे होते हैं तो इन रिपोर्टिंग के प्रोफाइलों में कभी कभी हमारे गृहस्थ जीवन में भी खलल पड़ जाती है और कहा जाता है कि रिपोर्ट बनाकर भेजो। अब आजकल वर्क फ्रॉम होम के कल्चर में तो क्या दिन क्या रात, कहाँ है कहीं नहीं। रिश्तेदारी में भी जाते हैं तो लैपटॉप लेके जाते हैं, ससुराल में से भी रिपोर्ट बना के भेजनी पड़ती है, क्या किया जाए, ऐसी स्थितियां हैं। तो यहाँ पर आते हैं ना, तो इसमें लिखता है ना हम लोग एज पर
मैनेजमेंट। देखिए मैं कोई एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर यहाँ पर ना बताने में असमर्थ हूं कि इस रिपोर्ट की क्या छवि होगी, क्या किस तरह का स्वरूप होगा। ठीक है, एज पर मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट, ठीक है, वो मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट तय करती है कि किस तरह का ना ये वो होता है। जब हम लोग सीख जाएंगे ना, जब हम लोग सीख जाएंगे सारे रिपोर्ट्स बनाने की कला है, तो ये हम लोगों की भी तो जिद होती है कि तुम जिस तरह का रिपोर्ट ना हमसे बनवा ले, हमारी भी तो जो जो स्किल्स है, जो टैलेंट है, वो भी तो निखर करके आए, वो भी तो देखे कि ऐसी कौन सी रिपोर्ट है जो हम लोग नहीं बना सकते हैं, जो हमारे अंदर ऐसी कला नहीं है जो उसे बना सकते। नहीं कहते हैं कि जहां पर ज्यादा एरर आते हैं ना, वहां पर ज्यादा जल्दी ना आपको सॉर्ट आउट करना होता है, नहीं तो क्या होता है ना कि हम लोग एरर से हार जाते हैं। ठीक है, एक निर्जीव चीज, ये एक्सेल किसका बनाया हुआ है? हम ही लोग के हाथों से बना है, हम ही लोग जैसे किसी इंसान ने बनाया है। इसके फंक्शन और फॉर्मूले हमें हरा दे तो इस धरती पर आना ही कलंकित है। ठीक है, तो एकदम जिद होती है कि या तो तू हार, नहीं तो मैं हारूंगा। ठीक है, उस जिद से हम लोग ट्रेनिंग लेंगे। ठीक है, देखिए तो मैंने बताया ना कि टाइप्स ऑफ रिपोर्ट दो तरह के होते हैं, याद रहेगा ना? हाँ, मैं वो आगे नीचे बताऊंगा। ये तो हमने टाइप्स बताया ना, अब मैं बताऊंगा ना कि एक्चुअल में रिपोर्ट से फायदे क्या होते हैं। ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ रिपोर्ट, ये चीज पढ़ने के बाद ना और भी हम लोग रिपोर्ट्स के प्रति ना रिस्पेक्ट बढ़ जाता है हम लोग का। कोई बताएंगे कि पहला फायदा क्या होता है, पहली बेनिफिट्स क्या है रिपोर्ट से? रिपोर्ट किस लिए बनाते हैं? एक ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से हम लोग सोचेंगे। देखिए क्या होता है ना, यूज फॉर, अपने आप ही काट दी मैंने, ये वाला रखा था। विद नो डिस हाँ एनालिटिकल चाहिए यहाँ पर ना, यूजफुल फॉर स्ट्रेटेजी को बढ़ाने के लिए। 9 पे भी इसलिए काटा मैंने। परफॉर्मेंस एनालिसिस के लिए कि टीम में कौन बंदा किस तरह का परफॉर्म कर रहा है, चाहे कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहा है, कौन सा प्रोडक्ट कम बिक रहा है, तो परफॉर्मेंस एनालिसिस के लिए भी होता है। अच्छा, दूसरा होता है किस लिए, कि यूजफुल फॉर, जैसे बता रहे हैं यूजफुल फॉर किसके लिए होता है, कि हम लोग के ना प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी के लिए होता है, कि किस तरह से रणनीति बनाएंगे, किस तरह से योजना को क्रियान्वित करेंगे, इसमें भी ना रिपोर्ट का अहम किरदार होता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग किस लिए लिखते हैं, यूजफुल फॉर ठीक है। अच्छा, और क्या किस लिए होता है, ये यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग। जब रिपोर्ट क्या है, इसके आधार पर क्या होता है, मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में आसानी होती है। कि मान लीजिए कि कोई प्रोजेक्ट ना हमें असाइन हुआ है, उसका ना एसएलए है, वो मान लीजिए कि 10 नवंबर को है, और जब हम लोग ना अपने रिपोर्ट से भेज रहे हैं, तब पता चलता है कि अभी वो 70% ही ना कंप्लीट हुआ है, और हमारा डिलीवर डेट कब है, 10 तारीख को देना है। अब उसमें क्या होगा कि उसके लिए चाहे बंदे को एक्स्ट्रा रुकना पड़े, इवन बीच में कोई फेस्टिवल पड़े तो उसमें भी एक्स्ट्रा पैसे दे करके उनको बुलाना पड़े। ठीक है, लेकिन क्या है, जो क्लाइंट के साथ डेडलाइन जो तय की गई है, जो एसएलए साइन हुआ है, उस एसएलए ब्रीच नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, मैनेजमेंट डिसीजन कब लेगा, जब उसको यथास्थिति पता रहेगी तब ना। तो इसीलिए समय समय पर जैसे वीकली डेली रिपोर्ट भेजी जाती है ना, कि उनको पता रहे, वो कहीं बाहर चाहे किसी अपने केबिन में बैठ करके कैसे पता लगा लेंगे कि ग्राउंड पर क्या हो रहा है, चाहे मार्केट में जो सेल्स के बंदे हैं, हमारे प्रोडक्ट जो चल रहे हैं पैन इंडिया में अलग अलग जगहों पर, वो उनकी क्या स्थिति है, परफॉर्मेंस उनको क्या हो रहा है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, रिपोर्ट्स बननी चाहिए, और रिपोर्ट से ही ना वो लोग, उनके लिए हेल्प होता है क्या, यहाँ पर यूजफुल फॉर
डिसीजन मेकिंग होता है कि नहीं, बहुत सारे ना इसके पॉइंट्स लिखेंगे, ऐसे ही हम लोग ना एक एक लाइन पर लिखेंगे। और बताइए किस लिए यूज होता है, जैसे ना ये होता है ना यूजफुल फॉर, हम लोग लिखे ना परफॉर्मेंस एनालिसिस, वैसे ही बिजनेस एनालिसिस के लिए भी काम आता है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे ना यूजफुल फॉर, अच्छा ये किसके लिए यूज होता है, फाइनेंशियल मतलब बजटिंग एंड कंट्रोलिंग के लिए भी होता है कि हमारा बजट क्या है और हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। मान लीजिए कि कंपनी का रेवेन्यू कम आने लगा तो हम खर्चे उसी रफ्तार में बनाए रखेंगे, तो लास्ट में जब फाइनेंशियल ईयर के एंड में जब ये तय होगा कि इस कंपनी कितने रेवेन्यू की ऑर्गेनाइजेशन है, कितना इसका टर्नओवर है, तो हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, तो एक होता है ना यहाँ पर यूजफुल फॉर, हाँ, बजटिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, और बताइए, बहुत सारे लिखनी है अभी इतने ही पर टूट गए तो फिर तो मजा नहीं आएगा। पर्सनल पॉलिसी सर, है? यूजफुल फॉर पर्सनल पर्सनल कुछ नहीं होता है ऑर्गेनाइजेशन में, पर्सनल वालों को तो कुछ जगह नहीं मिलती है। ऑफिस में मतलब ऑफिस के लिए सोचेंगे हम लोग। पर्सनल पॉलिसीज। देखिए मैं अभी ना इतना, हाँ, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ना मैं आपको और अच्छा से समझाने के लिए, देखिए हमने एग्जांपल तो दे दिया रिपोर्ट का, रिपोर्ट का डिफिनीशन भी देख लिए और बेनिफिट्स भी लिख रहे हैं, लेकिन अभी भी हम लोगों ने किसी रिपोर्ट की मुंह दिखाई की रस्म अदा नहीं की है। एक मैं छोटा सा डेटा आप लोगों के सामने ला रहा हूं और आपसे मैं पूछूंगा कि अगर आपके पवित्र हाथों से इस एक्सेल का संचालन हो तो आप कितने तरह का रिपोर्ट बना सकते हैं, आप अपना अनुमान बताइएगा और तब मैं अपना एक्सपर्ट एडवाइस दूंगा। आइए पहले एक बार चेहरा देखते हैं रिपोर्ट का, जरूरी है कि नहीं। जब हम एक्सेल पर है और डेटा पर काम कर रहे हैं तो रिपोर्ट की खाली भर्बल परिभाषा दे ये न्यायोचित नहीं है। तो कहते हैं ना कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जब हम एक्सेल पर है तो प्रत्यक्ष देख ही ले। जी जी जी, यस सर। अगर आप लोगों के मोबाइल में मेरा नंबर होगा ना तो आज के क्लास के बाद ना मेरे से बात करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। ठीक है, आपको ऐसा नहीं लगेगा ना कि आपने ना किसी के रेफरेंस पर चाहे कहीं से किसी खड़ूस टीचर का नंबर आपको मिल गया, ये तो मैं लगने नहीं दूंगा, ये तो मुझे कसम है। बरसों से ना मुझे भी ट्रेनिंग देते देते ना 12 साल हो गए मुझे ट्रेनिंग देते हुए, और 17 साल का ना मेरा जॉब का एक्सपीरियंस है। अभी मैं एक नोएडा में 62 में कंपनी है न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर, उसमें प्रोजेक्ट मैनेजर हूं। तो 17 साल हो गया मेरा जॉब करते हुए और 12 साल से ट्रेनिंग देते हुए हो गया। तो अभी तो मतलब ऑनलाइन मोडेड 2 सालों से स्थिति ही ऐसी थी, नहीं तो हम ऑफलाइन वाले लोग हैं। मैं कवि भी हूँ, शायर भी हूँ, पोएट भी हूँ। तो मुझे कम बच्चों में पढ़ाना, कम लोगों में ना कविता सुनाना पसंद नहीं है। जहां पर मंच पर भी रहूं तो वैसे ही धुआंधार लोग हों उसी में मजा आता है, और ना स्टूडेंटों के बीच में ही ना जीना मेरी मतलब आदत है। पब्लिक लाइफ ही मुझे पसंद है, पर्सनल से उतना मुझे नहीं। चुपचाप खामोशी से जीना मेरे बस की बात नहीं है। मैं एक डेटा निकाल रहा हूं, देखिए मेरा योगदान तो 100% रहेगा ही, लेकिन साथ साथ ना आप लोगों का भी ना रोल रहना चाहिए। यहां पर हम लोग क्लिक करेंगे, कॉपी कर लिए। ठीक है, एक ये डेटा है, छोटा सा डेटा है। ठीक है, इस डेटा को अगर हमें यहाँ पर रिपोर्ट में बदलना हो, देखिए हम लोगों की आंखें कैसे एनालिटिकल बनेगी। अभी तक ना हम लोग डेटा को ना बड़ी ना हल्के अंदाज में कैजुअल तरह से लेते थे, लेकिन अब डेटा को ना हम लोग एनालिटिकल टाइप से देखेंगे, क्योंकि अब हम लोग एनालिस्ट वाले बंदे बनने जा रहे हैं। तो वो ना एक्सरे हमारी आंखों में आनी ही चाहिए। ठीक है, कि किसी डेटा को किस तरीके से ना हम प्रेजेंटेबल बनाएंगे। ये डेटा किसी भी सूरत में प्रेजेंटेबल नहीं है, ये क्या है, रॉ डेटा है।
इससे ना हमारे बॉस को कुछ भी नहीं मिलेगा। उसको ना अगर कॉपी करके भेजेंगे तो वो इस डेटा को देखेगा तो कहेगा क्या मैं मनरेगा का मजदूर हूं कि एक एक लाइन या फिल्टर लगा करके देखो। वो मजदूर नहीं है, मजदूर हम लोग हैं। हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें इसको ना उस तरह की शक्ल देनी पड़ेगी इस डेटा को, जिससे हम लोग क्या करें कि उससे उसको ना एनालिसिस करने में आसानी हो। मैं अभी उतना डीप में नहीं जा रहा हूं, अभी कैजुअल लेवल पर, ऊपरी सतह पर ही अगर आप लोगों से पूछा जाए कि इससे ना आप कितने तरह का रिपोर्ट बना सकते हैं, एकदम सरसरी नजरों से बताइए, तो आपके आंसर क्या होंगे। ऐसा नहीं कि खाली आप बोल दिए कि 50 तरह के रिपोर्ट बनाएंगे, हमें जस्टिफाई भी करनी है कि वो 50 तरह के रिपोर्ट होंगे क्या। देखिए मैं यहाँ पर ना ये पहला वाला लिख रहा हूं, यहाँ पर क्लिक करके किस तरह का रिपोर्ट बनाएंगे। सर एजेंट वाइज, अकाउंट टाइप, कंट्रोल ए लगा करके हम लोग फिल्टर से क्या बना लेंगे, फिल्टर से रिपोर्ट नहीं ना बने। आप यहाँ पर खाली उसका नामकरण कर दीजिए, अकाउंट टाइप। सर देखिए रीजन मैं बताते चल रहा हूँ, एजेंट वाइज रिपोर्ट बन जाएगा ना। कस्टमर टाइप, अकाउंट रीजन के टाइप, हिसाब से। अच्छा यहाँ पर हम लोग ब्रांच। अकाउंट टाइप ब्रांच, रिपोर्ट, ठीक है। अच्छा अब इसमें हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ पर दिखाइएगा। देखिए अब रिपोर्ट कैसे आप बनाएंगे, अकाउंट वाइज जो रिपोर्ट आप बना रहे हैं तो बोलते हैं कितना अकाउंट ओपन किया होगा कि नहीं, उनका Account टोटल wise। सेल्स कितना था, बनेगा कि नहीं। अभी एक ही रिपोर्ट में देखिए उसके कैसे कैसे ब्रांचेज बनेंगे, ठीक है। अच्छा उसके बाद ना किस बंदे ने मैक्सिमम सेल्स किया, बनेगा कि नहीं। किस बंदे ने मिनिमम सेल्स किया, ये भी बनेगा कि नहीं। और बंदों का एवरेज सेल्स क्या रहा। देखिए खाली जो एजेंट वाइज है इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, कम से कम 5 रिपोर्ट बना सकते हैं। अच्छा वो 5 रिपोर्ट अकाउंट के साथ भी बन सकता है कि नहीं, कि टोटल कितने अकाउंट है और सारे अकाउंट के सेल्स कितने हुए और कौन अकाउंट था जो सबसे ज्यादा बिजनेस दिया, किसने कम बिजनेस दिया और एवरेज क्या रहा। ठीक है आप जोड़ते जाइएगा। यहाँ पर क्लिक करके अभी एकदम साधारण गरीबी रेखा के नीचे वाला रिपोर्ट है, जिसमें ना अभी हमें ना उतना टेंशन वाली चीजें नहीं लिखी जा रही है। अच्छा इसमें ये ओपन बाई वाला भी बना देंगे, ये होगा ना ओपन बाई वाइज रिपोर्ट। यस सर। ब्रांच के हिसाब से। हाँ और यहाँ पर क्लिक करके अच्छा यहाँ पर हम लोग देंगे ना ब्रांच वाइज रिपोर्ट। कस्टमर वाइज भी बन जाएगा। हाँ मैं लिख रहा हूँ, आप उस समय से कस्टमर वाइज बोल रहे हैं, मैं समझ रहा था। डेट वाइज, कस्टमर वाइज रिपोर्ट। अच्छा ये बताइए आपने अंकित जी डेट वाइज कह दिया तो आपका ये डेट से एक ही रिपोर्ट बन सकता है, डेट से कितने रिपोर्ट बना सकते हैं। मंथ वाइज बन सर जाएगा। डेट मंथ डेट वाइज भी मंथ बन वाइज, जाएगा। यहाँ पर Month जब wise। 6 लिख रहा है ना, 6 लिख रहा है तो यहाँ पर Month wise। लिखेंगे ये वाला। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, डेली रिपोर्ट बना सकते हैं, बना सकते हैं ना। सर डेली अच्छा Weekly। और यहाँ पर क्या बना सकते हैं, वीकली बना सकते हैं रिपोर्ट। अच्छा मंथली, यहाँ पर बना सकते हैं ना मंथली रिपोर्ट बना सकते हैं। जी अब जो मैक्स मिनिमम है ना वो सब चलेंगे, ठीक है। आप मल्टीप्लाई कीजिएगा कि कितना रिपोर्ट बनेगा, ठीक है। यहाँ पर मंथली रिपोर्ट, यहाँ पर सॉरी मैं ऐसे ही लिख देता हूं, यहाँ पर 7 पर क्या हो जाएगा मंथली रिपोर्ट। वीकली, यहाँ पर ना हम लोग वीकली ऊपर लिखना था, वीकली रिपोर्ट। यहाँ पर क्या हो जाएगा क्वार्टरली, क्वार्टरली रिपोर्ट। और यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग ईयरली, एनुअली, हाँ ईयरली रिपोर्ट। यहाँ हाफ ईयरली भी हो जाएगा, एनुअली रिपोर्ट भी हो जाएगा, ठीक है। और हम लोगों का जो एक क्वार्टर नॉर्मल क्वार्टर होता है, एक फाइनेंशियल ईयर वाले क्वार्टर होते हैं, ठीक है। उसके बाद ना हम लोग ये भी निकाल सकते हैं। अच्छा अब हम लोगों ने कहाँ तक आ गए, जी कॉलम तक आ गए, अब हम लोग अमाउंट पर आ गए। अच्छा ये बताइए अमाउंट से कौन कौन रिपोर्ट निकाल सकते हैं। एवरेज वाइज, मैक्सिमम, मिनिमम। 500 to 1000। अच्छा ये तो बताइए, आप लोग बता रहे हैं कि जैसे 5000 चाहे 10,000, तो ये 5000 10,000 तो हमारी अपनी चॉइस हुई। हम पूछ रहे ग्लोबल रिपोर्ट क्या आप बना सकते हैं इससे। मैक्सिमम मैक्सिमम, मिनिमम, नहीं एवरेज। मैक्सिमम मिनिमम तो हम लोगों ने ऊपर लिख ही दिया है, वो तो सबके अगेंस्ट बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। और क्या बना सकते हैं हम लोग, एजेस दे सकते हैं ना, मतलब बना सकते हैं। 5,000 से ज्यादा जो हाँ, 1000 से लेके सेल्स हो रहा हो। 10,000 अच्छा ये बताइए 5,000 क्यों।
मतलब वो मन कैटेगरी कर ले रहा है सकते हैं ना 5,000 कोई तो सी 5,000 होगा। मतलब कैटेगरी ले सकते हैं बिलो मतलब 5000 बिलो आप मतलब उन्हें वो दे सकते हैं नाम दे सकते हैं हम देखिए इससे ना दो तरह का रिपोर्ट ना बड़ा कॉमन रिपोर्ट बना सकते हैं। वो क्या है, टॉप nth वैल्यू और बॉटम nth वैल्यू। हमें क्या निकालना हो, टॉप 10 बंदे का निकालना हो, टॉप 15 का निकालना हो, मतलब हमें क्या निकालना हो, टॉप 10 बिजनेस, चाहे टॉप 15 बिजनेस, चाहे बॉटम 10 बिजनेस, बॉटम 15, बॉटम 5, ये टॉप एन और बॉटम एन। इसमें आपकी चॉइस है कि आप टॉप 5 देखना चाहते हैं, टॉप 10 देखना चाहते हैं या टॉप 15 देखना चाहते हैं। लेकिन ना बताइए टॉप वाला हम लोग किस पर लगाएंगे, अमाउंट पे ही तो लगाएंगे ना। टॉप तो इसी के ऊपर लगेगा। तो देखिएगा यहाँ पर ना, यहाँ पर टॉप nth रिपोर्ट में देखिए यहाँ पर कहीं भी ना कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं लिख रहा हूं। इससे ये होगा कि हमारी अपनी चॉइस थी, हमने कहीं भी अपनी चॉइस नहीं थोपी है। टॉप nth के जगह पर आपका जो स्वाद, जो मर्जी, जो आपकी श्रद्धा हो वो लिख दीजिए, क्या जाता है। और यहाँ पर ना ये बॉटम nth रिपोर्ट, ठीक है। अगर आप खाली इतने रिपोर्ट को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, ये टोटल रिपोर्ट कितने हो गए, 10 हो गए। और यहां पर बनाएंगे तो मिलाकर कितने हो जाएंगे, देख रहे हैं कम से कम 50 रिपोर्ट हो गए। ये डेटा देखने में देख रहे हैं कैसे कुपोषण का शिकार डेटा है, लगता है इसमें कुछ जान ही नहीं है। और इससे ना हम लोग पहली क्लास में जब भी ना अभी हमें रिपोर्टों की ना सही समझ नहीं है, अभी उतनी हमारी आंखें में चोट नहीं हुई है, फिर भी ना हम लोग इससे क्या किए, 50 तरह के रिपोर्ट बनाने की कला सीखते हैं। तो देखिए ये चीजें बताती जाएगा ना, तो जैसे आपने इस डेटा के प्रति आपने देख लिया सिनेरियो, तो कोई दूसरा डेटा भी मिलेगा ना, तो हम लोगों की आंखें एक्सरे करने लगेगी कि इस तरह के डेटा पर कैसे करेंगे। वो ऐसा डेटा मिलेगा तो कुछ ना फिक्स क्राइटेरिया होता है ना किसी भी डेटा को और मैनेजमेंट को चीजें दिखाने की। मान लीजिए हम अपने बॉस के साथ काम कर रहे हैं, तो हम 2 बार 4 बार रिपोर्ट बनाएंगे, तो कई बार हमारी रिपोर्टों को रिजेक्ट कर देगा, वो कहेगा नहीं ऐसा बनाओ। तो कई बार ऐसे भी होंगे कि वो कहेगा कि ठीक है डेटा है तुम रिपोर्ट बना दो। तो जब उनके साथ काम करने की लत लग जाती है ना, तो वो क्या चाहता नहीं हमें पता चल जाती है, ठीक है। क्योंकि कई बार हमारे रिपोर्ट रिजेक्ट हो चुके होते हैं, तो हमें ये भली बात ही पता रह जाती है कि इसको ऐसा रिपोर्ट बनाया जाएगा तो सही फिट बैठेगा। तो कई बार वो नहीं भी कहता है, फिर भी हम एग्जैक्ट वैसे ही रिपोर्ट बना देते हैं। ऐसे ऐसे ना हम लोग क्या होता था कि मैं पिछले ऑर्गेनाइजेशन में था, तो एक थे हमारे मतलब बॉस थे, जनरल मैनेजर थे वो, ठीक है। तो उनके पास क्या होता था ना, वो बंदा ना जो रिपोर्ट बोलता था सेम की मतलब ऐसे डैशबोर्ड ऐसे बना करके लाना नुरैन, इवन बोर्ड पर लिख करके भी परफेक्ट देता था। अगली क्लास में मतलब अगली उसके मीटिंग्स में जब मीटिंग रखी जाती थी तो जाते थे, उस समय अभी ऑनलाइन वाला कल्चर नहीं था, अभी तो इसी कंपनी में 8 साल हो गए, तो समझिए 7-8 साल पहले की बात बता रहा हूं। तो जब जाया जाता था वहां पर उसके केबिन में, जब वो रिपोर्ट बुलाता था, हाँ आओ डैशबोर्ड दिखाओ ये, तो जितना हम लोग बनाए होते थे ना उसका उल्टा कहने लगता था, अरे यार ऐसा नहीं ऐसा चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा चाहिए। अब बताइए आपने मेहनत करके 1-1, 2-2 घंटा, 3-3 घंटा ना फ्लोर पर वेट करना पड़ता था उसके अपॉइंटमेंट लेने के लिए। उसके बाद बड़ी बेसब्री के बाद ना जब जाया जाता था, तब ना जो रिपोर्ट बनाते थे उसको रिजेक्ट कर देता था। कहते थे यार रिजेक्ट यार, मैं जो चाहता हूं वो तो तू लाया ही नहीं बना करके। अब बताइए खुंदक तो आती ही थी, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, उसमें कुछ बोल तो नहीं सकते हैं ना। तो उस तरह के बाद ना तब धीरे धीरे समझ आने लगी कि ये इनकी रिक्वायरमेंट क्या है। जब जाकर के सोचा जाता था, एनालिसिस की जाती थी कि ये बंदे को इस तरह का ये रिपोर्ट चाहिए, तो भले लिख कुछ और रहा है लेकिन बनाते वही रिपोर्ट थे जैसे उसको चाहिए। तो अगली क्लास में कहता था, हाँ क्लास में बार बार बोल दे रहा हूँ, मीटिंग में, तो अगली मीटिंग में कहता था हाँ अब तू परफेक्ट रिक्वायरमेंट समझने लगा है। मैं बोला कि रिक्वायरमेंट नहीं समझता हूं, मैं आपकी बुद्धि समझ गया हूं कि आप क्या सोचते हैं। ठीक है, तो ये वाला ना हम लोग का क्या था, रिपोर्ट का एग्जाम्पल थे। ठीक है, और बताइए 1-2 पॉइंट और लिखा जाए इसमें। यूजफुल फॉर क्वालिटी। इसके लिए क्या होता है ना, यूजफुल फॉर फॉरकास्टिंग, हाँ क्वालिटी भी होती है, भविष्य की रणनीति बनाने के लिए। देखिए फ्यूचर प्रिडिक्टिव और फॉरकास्टिंग के लिए भी यूज किया जाता है। यहाँ पर ना
यूजफुल फॉर, ऐसे लिख देंगे प्रिडिक्टिव एनालिसिस। और इन्होंने बोला ना इक्वालिटी के लिए, उसके लिए भी यूज होता है, यूजफुल फॉर और ऑडिट एंड क्वालिटी। ठीक है, और बताइए। सर यूजफुल इन रिस्क मैनेजमेंट। देखिए कंपैरिजन के लिए भी कई बार होता है कि हमारा एक ब्रांच है, चाहे एक डिपार्टमेंट है, चाहे एक क्वार्टर है, और दूसरे क्वार्टर का हमें दिखाना है कि पिछले क्वार्टर में क्या था रिपोर्ट और अभी के क्वार्टर में क्या है। तो कंपैरिजन के लिए भी ना देखा जाता है कि मान लीजिए कि अगर कंपनी का नई कोई कंपनी बैठी है, उसमें 200-400 लैपटॉप मंगवाने हैं। अब मान लीजिए कि किसी ने क्या किया, 200 लैपटॉप मंगवाया, एक कोट मंगवा रहा है अलग अलग, मतलब डेल का भी और अपना लिनोवो का भी, एचपी का भी। तो उसको क्या किया जाता है, कंपैरिजन बनाया जाता है कि सेम इसी कॉन्फ़िगरेशन का लैपटॉप डेल में कितने में है, लिनोवो में कितने में है और एचपी में कितने में है। तो कंपैरिजन बना करके जब मैनेजमेंट को ले जाया जाता है अप्रूवल के लिए ना, तो उसको लगता है हाँ ये ऑथेंटिक रिपोर्ट है। अब इसमें ना जो उसको लगता है कि अगर एचपी सबसे सस्ता है तो वो उसको ओके करके दे देता है। तो देखिएगा ना, हम ब्रांच वाइज भी कंपैरिजन बनाते हैं। हम लोग अगर एक ही कंपनी के कई ब्रांच है, कई प्रोडक्ट है, कई डिपार्टमेंट है, ठीक है, इस तरह के ब्रांचेज पर ना बहुत चलती है। जैसे एक है ना, ये एक कंपनी है मेक माई ट्रिप। अभी तो कोरोना के बाद उसका बिजनेस डाउन हो गया, लेकिन एक दौर में ना इंडिया की उसका वो है एमडी है दीप कालरा। वो मतलब दिल्ली एनसीआर की जो ना उभरती हुई कंपनियां थी उस सबका वो एक टाइम पर डायरेक्टर था। वो जैसे पेटीएम कंपनी है ना, इसका भी वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मेंबर था दीप कालरा। लेकिन चूंकि मेक माई ट्रिप ट्रेवलिंग की कंपनी है और कोरोना में ट्रेवलिंग वाला तो सिचुएशन ही खराब हो गया, तो उस दौर में उनके पास ऐसे एनालिटिकल टूल्स हैं, अपने इंस्टीट्यूट के बहुत सारे बच्चे हैं वहां पर मैनेजमेंट लेवल तक पहुंच गए हैं। तो कहते हैं ना सर ना हमारे यहाँ ऐसे टूल्स हैं कि मान लीजिए कि आप मेक माई ट्रिप पर कोई ट्रिप बुक करने जाते हैं, ठीक है, उसकी साइट पर गए ना तो ये भी पता लगा लेगा, वहां लग जाता है कि इस हमारी साइट पर आने से पहले आप और किस साइट पर गए थे। ठीक है, तो वो देखिए इतना माइक्रो लेवल पर वो लोग काम करते हैं कि इस बंदा जो हमारी साइट पर दूसरी या तीसरी बार आया है, ये क्या वजह थी कि हमारे यहाँ दूसरी तीसरी बार में आया, इसकी पहली चॉइस कौन सी थी। अब उसके कंपटीटर में कौन सा यात्रा.com, गो आईबीबो, इस तरह की कंपनियां, तो वो लॉग्स निकलवा लेते हैं कि इसकी जो आईडी से आया है, इस आईडी से पहले कौन कौन साइटों पर विजिट किया है, और वो लोग वहां पर जाकर के ना उसका प्लान देखते हैं ये लोग क्या प्लान ऑफर कर रहे हैं और हमारे यहाँ क्या है कि इसकी थर्ड चॉइस हम बने हैं और फर्स्ट चॉइस दूसरी कंपनी है। तो इतना लेवल पर डेटा पर एनालिसिस होता है, सब पाइथन से। वही डेटा साइंटिस्ट का। सर कंपैरेटिव एनालिसिस। हाँ, ये कंपैरेटिव एनालिसिस। ठीक है, ऐसे सोच सोच करके लिखा जाएगा ना तो बहुत सारा हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर इस तरह लिख देता हूं, और भी आगे हम लोगों को बढ़नी है। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं ना। देखिए बेसिक लेवल पर अगर बात करें ना रिपोर्ट की, तो थोड़ा थोड़ा भी हम लोगों को समझ में आने लगा है रिपोर्ट। लेकिन एक चर्चा और भी मार्केट में सबसे ज्यादा पॉपुलर कीवर्ड होता है, वो क्या होता है, डैशबोर्ड। ठीक है, जब अगर हम लोग रिपोर्ट की बातें कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि डैशबोर्ड की चर्चा आना लाजमी है 100%। ठीक है, तो कोई ये बताने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में डैशबोर्ड क्या होता है। उसमें हमारे प्रेजेंस ऑफ डेज होते हैं, हमारी क्वालिटी होती है। रिपोर्ट की समरी को तैयार करना ही डैशबोर्ड होता है आई थिंक। सही बोल रहे हैं। देखिए अगर रिपोर्ट हमारी एक नदी है, तो सारी नदियां जहां जाकर के मिलती है उसे क्या कहते हैं, महासागर कहते हैं। तो बहुत सारे रिपोर्टों का जो संयुक्त स्वरूप है, उसे हम लोग अगर कहें ना कि रिपोर्टों का महा रिपोर्ट, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डैशबोर्ड बोलेंगे। मतलब बहुत सारे रिपोर्ट को कंबाइन करके और तब उससे जो बनाया जाता है, जिसको मैं बोल रहा हूं कि महा रिपोर्ट, सारे रिपोर्टों को कंबाइन करके और तब जो रिपोर्ट बनती है ना,
उससे हम लोग क्या बोलते हैं, डैशबोर्ड बनते हैं। मतलब डैशबोर्ड एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है, एक ऐसा जगह होता है ना, जहां से ना आप देखें ना, मतलब ये डैशबोर्ड बनाने वाले की कला के ऊपर निर्भर करता है कि जब मैं ना आप डैशबोर्ड ना अगर बना दिए तो बंदे को ना रॉ डेटा देखने की नौबत ना आए। आपके डैशबोर्ड में इतनी आकर्षण हो, इतनी ताकत हो, और उसकी एनालिटिकल इतनी जोरदार हो, धारदार हो कि वो डैशबोर्ड देख करके ही ना ये ना कहे, कभी कभी नहीं बोलते हैं कोई कि अरे थोड़ा इसका रॉ डेटा दिखाओ, तो रॉ डेटा दिखाना वैसे ही होता है ना, जैसे खूब स्वादिष्ट खाना बनाने के बावजूद भी जब गृहिणी से घर से मांगा जाता है थोड़ा अचार है, अचार लाओ, इसका मतलब कि सब्जियों में दम नहीं है, तब ये सेकेंडरी ऑप्शन ढूंढा जा रहा है। तो हम ना अगर हमारा डैशबोर्ड ही इतना आकर्षक है, इतना पावरफुल है, इतना दमदार है, तो उनको ना रॉ डेटा देखने की नौबत ही नहीं है। वो उसी के आकर्षण में, उसी के सम्मोहन में ना बांधने वाली कला होती है डैशबोर्ड की। लेकिन वो भी एक बार अचानक नहीं आती है, उसके पीछे भी क्या होता है, हम लोगों का एक्सपीरियंस, अपना ये प्रैक्टिस करना, एक्सेल की नॉलेज, एनालिटिकल स्किल्स, बिजनेस की रिक्वायरमेंट समझ पाना। ये देखिए, अगर ना जो ना मैनेजमेंट का रिक्वायरमेंट ना अगर समझता है, तभी ना वो उसके बिजनेस के अकॉर्डिंग ना रिपोर्ट बना सकता है। तो हम लोग क्या होता है ना कि कई बार होता है ना कि हम लोग अपने एक्सेल के चाहे फंक्शन फॉर्मूलों के में तो महारत हासिल होती है, लेकिन सामने वाले के रिक्वायरमेंट नहीं भाप पाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनको एक्सेल की और इन सब की फंक्शन फॉर्मूलों की उतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट की नीड बहुत जल्दी समझ जाते हैं, तो वो छाए रहते हैं बंदे। ठीक है, उनको लगता है कि हाँ, अब मान लीजिए कि एक क्रिकेटर है, उसके पास ना 100% टैलेंट है, लेकिन मार्केट में आया, फील्ड में आया, तो उसने अपना परफॉर्मेंस कितना दिखाया, 20% ही दिखाया और आउट होकर चला गया। कोई ऐसा खिलाड़ी है जिसके पास 30% टैलेंट है और आकर के मैदान में अपना 30% टैलेंट दिखाया, तो जो पेवेलियन में लोग बैठे हुए हैं दर्शक दीर्घा में, उनको क्या पता है कि जो पहले रिटायर होकर के गया उसके पास 100% टैलेंट, क्योंकि उसने दिखाया तो 20% ना, तो उससे भारी कौन पड़ जाएगा जिसको केवल और केवल 30% टैलेंट था, उसने सब दिखा दिया। ठीक है, तो देखिएगा यहां पर हम लोग लिखते हैं ना कि डैशबोर्ड इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल रिपोर्ट। कलेक्शन का मतलब ये नहीं कि एक एक छाप दिए, कलेक्शन के साथ ना एनालिटिकल भी होगा कि मतलब हम रिपोर्टों के एनालिसिस करके, क्योंकि एक ही पेज में हमें डैशबोर्ड दिखाना है, और मान लीजिए कि 10-15 रिपोर्टों को एक ही पेज में कैसे हम लोग कंबाइन करेंगे, एक ही जगह कैसे लाएंगे, इसमें भी दिमाग चाहिए। ठीक है, कि एक ही जगह पर मान लीजिए कि हमें क्वार्टरली, वीकली, मंथली, ईयरली हर तरह का रिपोर्ट दिखाना है, और हमें कॉर्नर इतना ही दिया गया है कि इतने ही में तुझे मंथली भी दिखानी है, क्वार्टरली भी दिखानी है, ईयरली भी दिखानी है, वीकली भी दिखानी है, सब कुछ दिखानी है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, बटन लगा देते हैं कि क्लिक करेंगे वीकली पर तो वीकली दिखेगा, मंथली पर क्लिक करेंगे तो मंथली, तो 10 रिपोर्ट हम इतने ही दूर में देख लेंगे। ठीक है, तो उस तरह से बनाने पड़ते हैं। जो लोग नहीं देखे हैं उनको मैं यहां पर दिखाता भी हूं, यहां पर क्लिक करके। ठीक है, यहां पर देखिएगा ना डैशबोर्ड का ना एग्जांपल दे दिए जाते हैं, बहुत भर भर के हम लोगों के पास रिपोर्टें होंगी, डैशबोर्ड होंगे, पूरा एक सेशन ही चलता है डैशबोर्ड का। देख रहे हैं किस किस तरह के कितना आकर्षक रिपोर्ट बनाए जाते हैं। ये इसमें कितने सारे ना ये एग्जाम्पल यहीं पर एक ही पेज में दिखाए गए हैं। ये सब कुछ इसमें दिखाया गया है, ऐसा परफॉर्मेंस, इसके वाइज परफॉर्मेंस, यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का। ये अभी आज पहली क्लास में आप लोग यहाँ बैठ करके देख रहे हैं ना, तो आपको लगता है कि कैसे होगा। ठीक है, इतना बढ़िया है, कैसे बना हुआ है, लेकिन जब आप खुद बनाने लगेंगे ना, तब आप देखेंगे ना, तो आप इसमें कमियां निकाल देंगे, आप खुद भी कहेंगे अरे यार इसका तो और ऐसे बनाते तो और बढ़िया हो जाता। ठीक है, तो अभी हमें भले ही भयावह दिख रहा है, लेकिन ना इस पहली क्लास की कसम है ना कि इस तरह के रिपोर्टों को भी ना हम लोग आसानी से डैशबोर्डों को समझेंगे। ठीक है, लेकिन थोड़ी सी दृढ़ निश्चय के साथ चलना पड़ेगा। मेरी मेहनत तो रहेगी, आप लोगों का ना प्रैक्टिस भी इसके साथ काम आता है। ठीक है, लड़ाई तो कहते हैं ना कि मास्टर साहब क्या होते हैं, साइकिल चलाना सिखा देते हैं, और साइकिल के अंतरराष्ट्रीय स्तर की रेस अपने दम पर जीतनी पड़ती है। ठीक है, उसमें जो
गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल लानी है, वो तो बंदे को मेहनत करनी ही पड़ी है। नहीं कहता है कि खुद ही लड़ने पड़ते हैं अपने अपने युद्ध, चाहे राजा राम हो चाहे गौतम बुद्ध, अपनी लड़ाई तो अपने ही लड़नी है। हम लोग कैसे एक सारथी की तरह है, सहयोगी कलाकार के रूप में हेल्प करेंगे, लेकिन लीड रोल पर आपके जो आज एक्सेल के फंक्शन फॉर्मूले लगाएंगे और हाथ कांपेंगे ना, उन कांपते हुए हाथों से ही ऑफर लेटर लानी है। और वही ना मेरे इतने दिनों की ना जो ट्रेनिंग है, मेरी तपस्या और मेरी मेहनत है, वो वहीं पर निखरेगी। वहीं पर वो कहते हैं ना कि आपने समझा गलत या मैंने समझाया गलत, कुछ भी हो लेकिन नतीजा सामने आया गलत, तो ये नहीं होनी चाहिए। आपको समझना भी है और मुझे समझाना भी है। जब हम लोग इसी पाथ पर चलते हैं तो दोनों लोग के परस्पर सहयोग से ना आगे बढ़ेंगे। एक रिश्ता होता है ना, एक रिश्ता होता है पिता पुत्र का, वो क्या होता है ना, लेन देन वाला रिश्ता होता है कि एक समय में जो बच्चा छोटा होता है तो पिताजी उसे क्या करते हैं, सहयोग करते हैं आगे बढ़ने में, कि पढ़ो लिखो, जितनी पैसे की जरूरत हो हम तुमको एक आदमी बनाने तक लगाएंगे। और जब बच्चा आदमी बन जाता है तो पिताजी रिटायर हो जाते हैं, वही ना आदान प्रदान वाली हो जाती है प्रक्रिया। तब बच्चे का रोल होता है क्या, पिताजी को देने का। लेकिन एक रिश्ते होते हैं दोस्तों के बीच में, वहां मतलब ये नहीं होता है कि तू ही देगा चाहे मैं ही दूंगा, वैसे ही रिलेशन हम लोग का एक साथ सहयोग करके चलेंगे। ठीक है, तो ये डैशबोर्ड पर ना चले आए हम लोग यहाँ पर ना। अच्छा, इसके बाद ना हम लोग आएंगे ना, यहाँ पर एक शब्द होता है ना, एनालिटिक्स। इस शब्द को सुना है आप लोगों ने? जनरली एनालिटिक्स क्या होता है? जैसे ये डेटा हम लोगों ने यहां पर देखा, ये ऐसा रिपोर्ट बना देंगे तो ये तो MIS का काम हो गया, लेकिन इसमें क्या क्या बनाएंगे? ठीक है, मान लीजिए कि जैसे डॉक्टर के हम लोग ना एग्जाम्पल ले रहे थे, तो डॉक्टर के पास ना टेस्ट के सारे रिपोर्ट आ गए। अब मान लीजिए कि डॉक्टर वर्षों का अनुभवी है, उसने मेडिकल की कई सारी डिग्रियां ली है, अब उसके पास ना जो रिपोर्ट आए हैं उसके बावजूद भी बताया जा रहा है कि जो पेशेंट है उसमें फिल्टर लग रहा है, फिल्टर है एडवांस फिल्टर लग रहा है कि ये डायबिटीज के भी पेशेंट है, इनका ब्लड प्रेशर भी हाई है, ये कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है। तो देखिए जो रिपोर्ट तो आया है वो तो है ही, अब उसमें उसको दवाई लिखनी है और दवाई में भी फिल्टर लगानी है कि ऐसा दवाई ना लिख दे कि इनका कोलेस्ट्रॉल और हाई हो जाए, चाहे इनका ना शुगर और बढ़ जाए। ठीक है, तो अब उस समय क्या करना है कि उसके पास वर्षों का अनुभव है, बहुत सारी नॉलेज है और सामने रिपोर्ट आया हुआ है। ये सबको मिला करके जो एनालिसिस की जाती है ना, जो कहते हैं ना कि माइंड मैपिंग जिसको कहते हैं, ये कहते हैं ना कि हम लोग वर्चुअल एक्सरसाइज, ठीक है, दिख तो नहीं रहा लेकिन मेंटल एक्सरसाइज हो रहा है कि इस परिस्थिति में मुझे कौन कौन सी मेडिसिन लिखनी चाहिए। ठीक है, वही पार्ट क्या कहलाता है, एनालिसिस कहलाता है। जब ना हम लोग एक बच्चा गया था इंटरव्यू देने गुड़गांव में कुछ दिन पहले, तो उससे ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि तुम नोएडा से गुड़गांव आए तो इस बीच में कितने टोल ब्रिज पड़े। ठीक है, अब मान लीजिए एक एग्जांपल के लिए उसने बोला कि मान लीजिए कि 4 टोल टैक्स के ऊपर है। ठीक है, और ये 4 या 10 साल पहले बनाए गए थे और कंपनी आपको जिम्मेवारी दे रही है कि आपको 2 टोल टैक्स और बनवाने हैं, लेकिन आपको दोनों का रीजन बताना है कि 2 टोल टैक्स आप क्यों बनाएंगे, और आप वो दोनों को रिजेक्ट करते हैं तो इसके लिए भी जस्टिफाई देना है कि 2 टोल टैक्स क्यों नहीं बननी चाहिए। अब बताइए इसमें एक्सेल का और इसका कहा कोई क्वेरी ही नहीं है। तो इसमें वही सिचुएशन है कि 10 साल पहले दिल्ली की जनसंख्या, दिल्ली NCR की कुछ और होगी, अब कुछ और है। बहुत सारी कंपनियां उस समय नहीं थी, अब आई, पॉपुलेशन तो डेली लेवल पर बढ़ती ही जाती है, देश की राजधानी है। ठीक है, तो ये सारे जस्टिफिकेशन जुटा करके और तब ना अप्रूवल के लिए अगर हम मानते हैं कि हाँ बढ़ना चाहिए, तो उनको क्या चाहिए, प्रॉपर जस्टिफिकेशन चाहिए कि क्यों बढ़ना चाहिए। उनको ओके करने में कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन केस स्टडी करके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो वही क्या होता है ना, ऑब्जर्वेशन ऑन रॉ डेटा। कोई भी डेटा, चाहे किसी भी ना रॉ डेटा की जो डायग्नोसिस होती है, वो डायग्नोसिस वाला पार्ट क्या कहलाता है, एनालिसिस कहलाता है। ठीक है, एक होता है ना कि हमारा बॉस कहता है डेटा है और कहता है तू इस पर रिपोर्ट बना देना। अगर वो कह दिया कि ये रिपोर्ट बना देना तो समझिए कि हमारे दिमाग का, हमारी ऊर्जा का यूज नहीं हुआ। अगर हमारे पास डेटा आया और वो कहता है कि तू अपने मन से सोच करके बता कि इसमें क्या क्या रिपोर्ट बनेंगे, तो यहाँ किसकी जरूरत पड़ेगी, एनालिटिक्स की जरूरत पड़ेगी। अब सोचना भी हमें है
और बनाना भी हमें है। तो हम लोग वो दोनों कलाएं सीखेंगे। हम लोग खाली रिपोर्ट्स बनाने वाले ही नहीं बनेंगे, वो तो वैसा हो जाएगा कि वो को आ रहा है हम बना दे रहे हैं, तो वो तो मतलब आदेशों के अनुसार बन जाएगा। लेकिन जो आदेश वो देना चाहता है, वो जो रिक्वायरमेंट हमें बताना चाहता है, वो रिक्वायरमेंट भी हम भली भांति पहले ही समझ लें और खुद बनाए। तो ये क्या पार्ट कहलाता है? एनालिसिस कहलाता है। यही मार्केट में बिकता है सबसे महंगा। ठीक है, रॉ डेटा पर जो ऑब्जर्वेशन होता है ना, वो वाला पार्ट हमारा क्या होता है? एनालिटिक्स वाला पार्ट होता है। ठीक है, लेकिन एनालिटिक्स तो मैंने एक बताया ना कि अलग अलग फील्डों के एनालिटिक्स भी होते हैं, लेकिन हम लोग जो एनालिसिस करेंगे वो किस पर करेंगे? डेटा पर करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो डेटा होता है, जहां पर पूरी शुरुआत से हम लोगों ने किया था, जहां से अपना पड़ाव इस जर्नी की शुरुआत की थी, फिर उस मुद्दे पर दोबारा लौट आए हैं। और आपसे ना बड़ी रिस्पेक्ट के साथ मैं पूछना चाहता हूं कि एक्चुअल में डेटा होता क्या है? क्या है डेटा? जब इतनी बड़ी बड़ी बातें हम लोगों ने सीखी है और उसका मूलभूत पार्ट डेटा को ही अगर ना समझ पाए, तब तो बड़ी बेइज्जती होगी। क्या होता है डेटा? सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। यहाँ पर आते हैं ना सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, जो कई सारी सूचनाओं का ना संकलन होता है, उसे ना हम लोग डेटा के नाम से जानते हैं। और लगे हाथों हम लोग ये भी जानेंगे कि टाइप्स ऑफ डेटा, हमें जो डेटा मिलेगा कितने तरह का मिलेगा डेटा? 3 तरह के डेटा मिलते हैं, लेकिन इसको 2 ही भागों में बांटा जाता है। एक होता है स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट, दूसरा होता है कौन सा? अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट। मतलब ये क्या है? साफ सुथरा सही से बना हुआ डेटा है, जो शायद दुर्लभ होता है मिलना। सबसे ज्यादा हमें क्या मिलता है? अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में मिलता है, एकदम बेकार अवस्था में, एकदम अस्त व्यस्त हालत में मिलेगा, लेकिन वहीं पर हमारी कलाएं प्रमाणित करनी होती है। रॉ डेटा भी कहते हैं सर? हाँ, वही रॉ डेटा, मतलब डेटा को ही आप रॉ डेटा भी बोल सकते हैं। रॉ डेटा माने ना संतुलित अवस्था वाला डेटा। रॉ जैसे वहां से निकला ना, डंप से किसी पोर्टल से डेटा निकाल रहे हैं और उसमें हम कुछ भी ना माइनस प्लस नहीं कर रहे हैं, उसमें कुछ भी ना मॉडिफाई कुछ भी नहीं कर रहे हैं, और जस के तस ना हमें मिल गया, तो उस डेटा को हम लोग क्या बोलेंगे? रॉ डेटा। एकदम 2 कॉपी वैसे ही मिला हमें। भाभी को फोन करिए, मम्मी को फोन से। ठीक है, तो यहाँ पर करते हैं ना, यहाँ पर एक होता है ना स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट, और यहाँ पर आते हैं ना अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट। सर अनस्ट्रक्चर को भी तो फॉर्मेट रॉ डेटा बोल सकते हैं। हाँ, दोनों को डेटा बोलते हैं। मैंने अब मान लीजिए कि किसी पोर्टल से उठा रहे हैं और पोर्टल से हमारा स्ट्रक्चर डेटा ही आ रहा है, चाहे उसमें बेकार किसी भी तरह का कोई डेटा अगर हमें मिल रहा है, तो हमारे लिए तो रॉ डेटा ही है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, ये स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। अब हम लोग एक्सेल के जिस दौर में जी रहे हैं, और जहां पर ना हम लोग अपने इस ट्रेनिंग की शुभारंभ करेंगे, तो एक्सेल अपने सबसे ना टॉप फीचरों के साथ अभी तक अवेलेबल है। हमारे पास ना ऐसे ऐसे फीचर सब लोग आ चुके हैं, जिस एक्सेल का चेहरा हम लोग देख रहे हैं, ये कौन सा है? मैं शुरुआत में ही बता रहा था, ऑफिस 365। जो M365 नहीं, मार्केट का सबसे टॉप है, वो जो है ना अपने देश के सत्या नडेला, उन्होंने M365 माइक्रोसॉफ्ट में किया है। और देखिएगा ना, जब ये पूरी हर कंपनियों में लागू होगा M365, तो आज एलन मास्क ना दुनिया के 1 नंबर है, तो फिर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी 1 नंबर हो जाएगी। इतने जबरदस्त फीचर्स हैं, मतलब कंप्यूटर पर ना सारा सब कुछ ना माइक्रोसॉफ्ट का ही तब होगा। इस तरह का उसमें प्रोग्राम है, जिन ऑर्गेनाइजेशनों में इंप्लीमेंट हो रहा है, वहां पर सब कुछ, मतलब कॉलिंग से लेकर एवरीथिंग, हर चीज ना माइक्रोसॉफ्ट एक ही कॉमन प्लेटफॉर्म पर ला दिया है। ठीक है, एनालिटिकल से, डेटाबेस से लेकर के ये रिपोर्टिंग, सब कुछ मतलब एक ही सेम लोकेशन पर, आउटलुक वगैरह सब कुछ उसी में है। ठीक है, तो वहां पर हम लोग आते हैं स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट और स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट। इसी में ना अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में ही ना हम लोगों का ना इसमें पावर क्वेरी का भी पार्ट पढ़ना है, हम लोग को पावर पाइवट पढ़ना है। बहुत जमाने से ना भी लुकअप, एच लुकअप पढ़ा करते थे, अब मार्केट में एक्स लुकअप आ गया है, फजी लुकअप आ गया है, स्मार्ट लुकअप आ गया है।
इस तरह के लुकअप हम लोग 80 तरीके के पढ़ते हैं। हर जितने भी इसमें ट्रेनिंग दी जाएगी, हर ट्रेनिंग हर टॉपिक के साथ में बताए कि मैं पोएट भी हूं, तो सब फंक्शनों पर ना कविताएं भी लिखी गई है, ताकि आपको ऐसे ना समझ में आए तो वैसे समझ में आए। हर तरीके, हर ना अस्त्र शस्त्र लगाए जाएंगे कि आप ना इसमें एकदम चीते बन जाए, परफेक्ट बनने के लिए। ठीक है, तो देखिए ये जो हम लोगों की ट्रेनिंग होगी ना, इसका ड्यूरेशन मैं बता देता हूं। पहले तो मैं यहां पर लिख रहा हूं ना कोर्स कंटेंट क्या क्या होंगे। देखिए ये दोनों से मिलाकर के हमने क्या किया, डेटा एनालिटिक्स, और ऊपर जो पढ़ा हम लोगों ने क्या था, एमआईएस था। एमआईएस एंड डेटा एनालिटिक्स क्या हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया। अब इसमें क्या क्या पढ़ने हैं कि जो ऊपर हमने हेडिंग लिखा है और जो ट्रेनिंग का नाम दिया गया है, वो किस तरह से उस ट्रेनिंग को जस्टिफाई कर पाएंगे। इसीलिए कि हमें वो मार्केट के सबसे ना तेज तर्रार चलने वाले, अब देखिए हमारी जॉब एकदम जल्दी कैसे लगेगी, तब लगेगी जब ना जो मार्केट की रिक्वायरमेंट है वो और हमारी जो स्किल्स है दोनों मैच करें। होगी कि नहीं। अब वहां पर ऑफिस में हम एक्सेल का 2007 वर्जन पर प्रैक्टिस किए हैं और जा रहे हैं वहां पर, तो वहां पर 2021 पर 2019 पर पूछा जा रहा है। तो हमारा नॉलेज क्या होना चाहिए, आउटडेटेड नहीं होना चाहिए, अपडेटेड होना चाहिए। ठीक है, इस ट्रेनिंग की सबसे खूबसूरती ये रहती है कि ऐसा नहीं है कि हम लोग ना कोई प्राचीन काल का कोई सिलेबस बना करके और उसी को पढ़ाना है, नहीं। जो मार्केट के सबसे हॉट रिक्वायरमेंट है ना, उससे हम लोग को ट्रेनिंग लेनी है, क्योंकि ये कोर्सेज क्या है, जॉब ओरिएंटेड कोर्स है। और ये प्रमाणित करते हैं कोर्स ना कि हमें ना 3 महीने के अंदर में जॉब भी लेनी है। ऐसा नहीं कि हम पढ़ करके और फिर छोड़ देंगे तब तो भुला जाएंगे। ठीक है, करते पीरियड में ही ना अगर हमारी जॉब लग जाती है तो एक हमारा अपने ऊपर आत्मविश्वास भी बढ़ेगा कि हमने ना जो चीज सीखा उसी प्रोफाइल में हमें जॉब मिल गई, तब अगले कोर्स करने के लिए भी हमारे पास हिम्मत आएगी। ठीक है, और हमें इसी कोर्स के जो जॉब मिलेगी उसी सैलरी से अगली कोर्स करनी है। तभी मैं सब किसी को रिकमेंडेड करता हूं कि आप ना अगला कोर्स तब कीजिए जब पहले इसे जॉब ले लीजिए। इवन हमारा यहां तक भी दावा रहता है कि अगली कोर्स में अगर आप जबरदस्ती एडमिशन भी लेते हैं ना, तो मैं तब तक आपसे फी नहीं लूंगा जब तक इस कोर्स का मैं जॉब नहीं करवा दूं। मैं वैसा नहीं है कि भरबली कह करके और बच जाऊंगा, वो दौर नहीं है। हम दुनिया के सबसे तेज तर्रार शहर माना जाता है, कौन सा, दिल्ली। उस दिल्ली शहर के बच्चों को ट्रेनिंग देना आसान नहीं है। वो 10 मिनट में ही पहचान लेंगे कि जिससे मैं ट्रेनिंग ले रहा हूं वो कौन बंदा है। आउटपुट चाहिए, हर हाल में रिक्वायरमेंट आउटपुट की होती है। तभी ये इतने दूर से किराया भाड़ा लगा करके यहां तक आने से पहले जहां से आप चले हैं और यहां आए हैं ना, इस बीच में ना हजारों इंस्टीट्यूट है, उनको लांग करके आने का मतलब कि मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। वहां से यहां आप क्यों आए, कहां से इसमें ट्रेनिंग ले रहे हैं बच्चे, लखनऊ के, इंदौर से, गल्फ के भी एक हैं, वहां सऊदी अरबिया से, वहां से भी ले रहे हैं ट्रेनिंग। यहाँ पर अगल बगल कहाँ के मुझे खुद भी नहीं पता है। ठीक है, तो ये जुड़े हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं से रेफरेंस मिला है, और जिन्होंने रेफरेंस दिया इसका मतलब उनके साथ जस्टिस हुआ है। आपके साथ जस्टिस होगा तभी आप किसी और को मेरा रेफरेंस देंगे। डॉक्टरों की तरह ना हम लोगों की ट्रेनिंग है कि डॉक्टर कितना भी बड़ी डिग्री लेकर के आ जाए और मरीज को ठीक ना करे तो उसकी डॉक्टरी जीरो है मरीज की नजरों में। तो वही है, लेकिन बनना भी पड़ेगा। वो रामधारी सिंह दिनकर की लाइनें नहीं है कि नींद कहां उनकी आंखों में जो धुन के मतवाले हैं, और गति की तृष्णा और भी बढ़ती पड़ते पग में जब छाले हैं। तो एकदम टूट करके करना भी पड़ेगा। आप देखते हैं ना कि इंडियन टीम में 11 खिलाड़ी है, और जब मैदान पर उतरते हैं तो सबसे एनर्जेटिक बंदा कौन लगता है। मैं घूस नहीं दिया हूं ना आपको, आप अपने मन से बोलिए। अच्छा, पूरे इस समय वर्ल्ड कप में जितनी टीमें खेल रही है सारे खिलाड़ियों को उतार दीजिए मैदान में, और तभी पूछा जाए कि सबसे एनर्जेटिक बंदा कौन है, तो विराट कोहली सर। और सबसे ज्यादा सफल खिलाड़ी कौन है, सारे देशों को जितने भी अभी टीमें खेल रही है सारे खिलाड़ियों को उतार दिया जाए और कहा जाए कि अभी तक इस करंट सिनेरियो में सबसे सफल दुनिया के खिलाड़ी कौन है, विराट कोहली है ना। एनर्जेटिक है तभी तो सफल है।
एनर्जेटिक नहीं होता। इसमें बताइए, विराट कोहली हम लोगों को डोनेशन देने आया है कि हमारी तारीफ करो, और वो किसकी तारीफ नहीं, करता है? सबसे ज्यादा कैच छूटते थे जब वो कप्तान होता था, तो कैमरे ना जो कैच छोड़ा उसके मुंह पे नहीं जाते थे, विराट कोहली के मुंह पे जाते थे। लगता था कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा यहाँ से। अब वो तो है ही वैसा खिलाड़ी। ठीक है, तो एनर्जेटिक होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि कहीं जाए तो कहानी आ जाए कि अतिथि कब जाओगे, वो नहीं होनी चाहिए। हम अपनी भाव हमेशा बनाए रखें और एनर्जेटिक रहे। जब कोई हमें देखे, हमसे बात करे ना, तो एक अलग वाइब्स आए, एक एनर्जी आए कि हाँ, इस बंदे से बात करने में ना हमें लगता है कि हाँ कुछ है। ऐसा नहीं ना कि कुछ लोग अपने घर से निकलते हैं तो लगता है किसी के मातम में जा रहे हैं। ठीक है, मुंह बनाए रहेंगे ऐसे कि पूछिए मत। ठीक है, तो हमेशा ना, हम लोग योगा वाले भी लोग हैं, तो हमें हमेशा ये सिखाया जाता है शुरुआती समय से ही कि सबसे ज्यादा बीमारियां कम उनको होती है जो सबसे ज्यादा हंसमुख होते हैं। जो हंसने हंसाने वाले लोग होते हैं वो कम बीमार पड़ते हैं। और जो लगता है मुंह पर तृतीय विश्व युद्ध का साया है, घर से ही, चेहरे से ही लग जाए कि इनसे ज्यादा दुखी संसार में कोई नहीं है, उनसे दूरिये बना के रखिए, वो आपके किसी काम आने वाले नहीं है। ठीक है, तो मैं एक कोर्स कंटेंट ना आपको यहां पर दे रहा हूं। एनर्जेटिक हमेशा बनिएगा जिंदगी में। जिस चीज की ना आज आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, उसमें 17 साल इस दिल्ली एनसीआर में बिताने के बावजूद भी अगर मैं बात बोल रहा हूं तो मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक एक लाइनें रिकॉर्ड हो रही है, और आज से 10 साल के बाद भी ना मेरी बातें आपको बड़ी प्रासंगिक लगेगी कि किसी ने मुझे बोला था। ठीक है, देखिए, इस ट्रेनिंग में ना हम लोग इतने सारे कंटेंट भर भर के रखे गए हैं। एक बार ना आप पढ़ेंगे, उसके बावजूद ना कहीं कोई दूसरा बंदा आपको संतुष्ट कर दे मेरी ट्रेनिंग के बाद, तो फिर मुझे सूचित कीजिएगा। ठीक है, ये सारे कंपोनेंट ना इसमें हमने भर के रखे हैं कि ना, चाहे आजकल बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहे हैं कि गूगल ड्राइव पर काम करते हैं, गूगल सीट पर, माइक्रोसॉफ्ट के एक्सेल ना यूज करके गूगल करते हैं। ठीक है, उसके बाद बहुत सारी कंपनियां जो WFM पर कराती है, जिसमें MIS से भी ज्यादा सैलरी मिलती है। तो देखिए, इस ट्रेनिंग में हमने WFM भी रखा है, इसमें गूगल सीट भी रखा है, इसमें जो फाइल एंड फोल्डर मैनेजमेंट है वो भी रखी गई है। कितने तरह के रिपोर्ट्स बनाएंगे, सब कुछ इसमें रखा गया है। ठीक है, और बेसिक से लेके कोर एडवांस तक ना ये टेम्पलेट पहले के बने हुए हैं। अब इसमें ना बहुत सारी चीजें अपडेट हो चुकी है। ठीक है, तो ये सब कुछ हमें पढ़नी है। खाली PPT पर भी ना बंदे रखे जाते हैं, और PPT की शानदार नॉलेज होती है ना, तो कोई छोटे मोटे मतलब कंपनी चाहे दुकान वगैरह होते हैं ना, वो भी अगर कोई डॉक्यूमेंट्री अपनी बनानी होती है ना, तो हम लोग फ्रीलांसिंग में भी बना बना करके दे देते हैं। यहाँ पर एक बगल में डॉक्टर है, उनको ना हर बार ना, केसरी हॉस्पिटल है यहाँ पर, डायबिटीज के फेमस डॉक्टर हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन ना वो ना एक्सेल में फार्मूला, उनका एक्सेल शीट मेंटेन करते हैं, तो फार्मूला ना लगाते बस गड़बड़ा जाता है। फोन करते कहते नूरन जी अगर टाइम होगा तो आ जाइएगा, और इस बार आइएगा ना तो ऐसा बता दीजिएगा ना कि मुझे समझ में आए। ठीक है, अच्छा ये बताइए, डॉक्टर ऐसा इलाज करता है कि दोबारा उससे बीमारी ना हो, और मैं जाता हूं ना तो उस बार ना जितना उनको भी लुकअप आ रहा होता है, तो उस बार लगाता हूं ना तो जितना पहले आ रहा होता है वो भी भूल जाते हैं। अगर भूलेंगे नहीं तो मुझे फोन क्यों करेंगे? अगर मैं पहली बार में उनको, ये अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने ऑफिस में भी इस गुरु मंत्र को रखिएगा कि अपने डिपार्टमेंट में, अपने ऑफिस में किसी को भी ना अपने सिमिलर मत बनने दीजिएगा, नहीं तो ना आपका भाव कम हो जाएगा। आप अपने दोस्त फ्रेंड बाहर के लोगों को जितना चाहिए बताइए, हेल्प कीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर जो आपका कॉम्पिटिटर है वो आपका सारा जादुई गुण जान जाएगा, इवन अपने बॉस को भी। अगर सफल बंदा वही है कि जो अपने बॉस को भी लुकअप न सिखा पाए, ठीक है, तो समझिए कि इससे अच्छी बात नहीं, क्योंकि हॉट सीट पर और हर रिपोर्ट के लिए, हर डैशबोर्ड के लिए ना आपको याद किया जाए, तो समझिए आपका भाव बना हुआ है। और जिस दिन ऑफिस से आप छुट्टी पर है और उस दिन आपको छुट्टी मिलने में किचकिच हो रही है कि अरे यार तू छुट्टी पर जाएगा तो ये प्रॉब्लम है, तो ये समझिए आपके लिए बहुत सुखद है। ऑफिस से छुट्टी लेने के बाद भी आपके पास बार बार फोन आ रहा है, तो समझिए कि वहां पर आपकी जॉब सुरक्षित है। ठीक है, अगर फोन नहीं आए और आप बोले कि छुट्टी दे दो सर 2 दिन का, आप कहे कि तू 4 दिन के ले ले, तो आप दूसरे जगह जॉब ढूंढना शुरू कर दीजिए,
क्योंकि वहां पर ना जॉब नहीं है। तो कोई भी फॉर्मूला आप बनाए ना तो कॉम्प्लेक्स अवस्था में बना दें, ताकि ना जो बैठ करके जिसकी आंखें ना सोच रहा है कि एक बार लगा रहा है ना तो दूसरी बार मैं इसको नहीं बुलाऊंगा, खुद से लगा दूंगा, देखते हैं कैसे लगा लेता है। इसी जादू के आधार पर मैं अपना अप्रेजल 1 साल में 3 बार कराया हूं। ठीक है, मेरे बॉस की प्राण ना मेरे छुट्टियों में और मेरे मूड के ऊपर डिपेंड करते रहता है, और ये ताकत आप में भी आनी चाहिए, नहीं तो ना फिर कहीं भी आपका जॉब सुरक्षित नहीं रहेगा। लोग उदारवादी बन करके ना जो पूछा रहे सर लो ये बना दिया, इसके बाद अब मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, जरूरत नहीं पड़ेगी तो आपका भाव कहाँ रहेगा। ठीक है, डॉक्टर एक ही बार स्वस्थ कर दिया तो उसके क्लिनिक बंद हो जाएगा। तो हम लोग ऑफिस, मैं इंस्टीट्यूट की बात नहीं बोल रहा हूं, मैं ऑफिसेज की बात बोल रहा हूं। ठीक है, तो ये वाला। इसके बाद ना देखिएगा जो हम लोगों का ट्रेनिंग का डे है ना, ये डे होगा ट्रेनिंग डे। ये कौन सा टीटीएस है? टीटीएस में कौन सा? ट्यूसडे है, थर्सडे है, और यहाँ पर क्या है? सैटरडे है। ठीक है, सैटरडे या संडे में से कोई भी एक होगा, वो मैं बता दूंगा आगे महीना। अभी तो 2 दिन आना है, उसके बाद ना 3 दिन मैं कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पर टाइमिंग क्या होगी? टाइमिंग ना हम लोग 8 AM से शुरू कर देंगे। आज थोड़ा लेट हो गया था, पहला दिन था ना, तो कई सारे लोग को रास्ते नहीं मिल रहे थे, तो कई लोग का लिंक ज्वाइन करवाना था, तो ना ये 9:30 AM तक है। ठीक है, उसके बाद भी 10 मिनट 15 मिनट क्वेरी के लिए हम लोग रखते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, और उसके बाद ना ये ड्यूरेशन होता है, ये ड्यूरेशन ना 3 मंथ का होता है। ठीक है, इसमें ना 2 मंथ के बाद से ना हम लोग इंटरव्यू देने लगते हैं। ठीक है, तो 2 मंथ के बाद ना इंटरव्यू शुरू हो जाता है। ठीक है, ताकि ना अभी हम लोग पढ़ रहे पीरियड में ही ना R&D भी शुरू कर दें कि मार्केट में क्या रिक्वायरमेंट है और हमारी ट्रेनिंग क्या हो रही है, वो दोनों का मिलान होना बहुत जरूरी है। इंटरव्यू में जाएंगे ना, तो जैसे एक इंटरव्यू में गए, आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया, आप सेलेक्ट हुए रिजेक्ट हुए कोई बात नहीं, वो तो भेजूंगा मैं ही। ठीक है, तो जाएंगे तो वहां पर ना जो आपने जो वहां पूछा गया ना उसका सेट बना लीजिए, कि अगली बार किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं तो जितना एक इंटरव्यू में पूछा गया, अगर उसमें से कोई चीज पूछी जाती है, चाहे या क्लास में पूछ लीजिए, तो उसको ना दोबारा उसमें फेल नहीं। एक बार ना फेल होना ना हमारी कमी नहीं दर्शाता है, लेकिन सेम गलती अगर हम रिपीट कर रहे हैं तब हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह उठता है। ठीक है, वो सेट तैयार कर लेंगे ना, हार्डली ना हम लोग मान के चलते हैं कि अगर मेरी ट्रेनिंग में ताकत है और आपके प्रैक्टिस में दम है ना, तब 5 इंटरव्यू से ज्यादा नहीं होने दी जाती है। 5 इंटरव्यू हुआ, इंस्टीट्यूट पर सैटरडे संडे इंटरव्यू होंगे। ठीक है, आप आएंगे सैटरडे संडे देखेंगे इंटरव्यू के मेले लगे हैं होते हैं। ठीक है, ये तो यहाँ तो घर ही है, यहाँ तो कंपनी वाला माहौल भी नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा यही पढ़ने आते हैं और यही इंटरव्यू चल रहा है। ठीक है, और जो इंटरव्यू लेते हैं सब अपने ही होते हैं, किसी जमाने में वो भी यहाँ पढ़े हैं। जैसे आज आप बैठे हैं और आपको फंक्शन फॉर्मूले से डर लग रहा है, एक दिन उनके भी हाथ कांपे हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें 99% बंदे ना जो जिनको जॉब लगती है और जो कहीं मतलब सेट है और बड़े प्रोफाइल पर भी है, उनके यहाँ भी कभी भी इस तरह की कोई ओपनिंग आती है ना तो मुझे भूलते नहीं है। वैसे नहीं है कि अपनी शादी हो गई तो लगने खत्म हो गया, नहीं, सबकी शादियां करानी है। ठीक है, तो ये भाव जरूर रहना चाहिए, अगर हम किसी का सपोर्ट नहीं करें तो कोई हमारा कैसे करेगा। ठीक है, और मैं ना जो फी ली जाती है ना वो खाली ट्रेनिंग की फी ली जाती है, जॉब की कभी भी फी नहीं। आप पूरे जीवन में ना जितना बार भी चाहिए जॉब चेंज करते रहिए, भले आप मेरे आप पढ़े या छोड़ दे या जो कुछ भी करे, मेरा सपोर्ट एंडलेस है, वो कभी कम नहीं होने वाला है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर ना हम लोग का ना ये होगा, देखिए ये कोर्स का ना फी क्या होता है, वही 6000। आज से 5 साल पहले भी यही था, आज भी यही है। इसको ना अगर 1 टाइम मन करे तो 1 टाइम कर दे, और नहीं तो 2 टाइम्स में इंस्टॉलमेंट वाइज करके दे सकते हैं। ठीक है, ये हम लोग का 3 मंथ का ड्यूरेशन है। हम लोग ने इसका टारगेट डेट रखते हैं ना कि जनवरी के एंड तक क्लोज कर दिया जाएगा। ठीक है, अच्छा इसमें ना ऊपर के देखिए एवरी क्लास की ना
एवरी क्लास की ना वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, जो भी आज हम लोगों ने बोला है बताया गया ना, सबके रिकॉर्डिंग चल रही है, सब आपके मेल पर शेयर किए जाएंगे। आपके पास कैसे मेल जाएगा उसका एक मैं एग्जांपल दिखाता हूं। आपको क्या करना है ना कि मेल जाए ना, चूंकि एक एक दिन गैप पर क्लास है, तो अभी कुछ देर में मेल जाएगा, तो आपको तुरंत ना सबसे पहले ना डाउनलोड करके रख लेना अपने पास फोल्डर बना करके, और डेट वाइज ना फोल्डर बनानी है, और 2 फोल्डर बनानी है। एक फोल्डर ये बनानी है कि जो क्लास आया उसको हमने यहाँ पर सेव कर लिया, लेकिन ये सेव करना कोई बहुत बड़ा हमने 30 मार खा वाला काम थोड़े किया। एक फोल्डर ये बनाया कि हमने इसमें से प्रैक्टिस कितना किया है, एकदम ईमानदारी से, ऑनेस्टली, वहां पर कोई देखता नहीं है, आपका सिस्टम है, आपके हाथ है और आप है, ठीक है। तो एक फोल्डर ऐसे भी बनाइए कि हमने इसमें से ये प्रैक्टिस कर लिया है। इसीलिए एक दिन क्लास और एक दिन प्रैक्टिस रखी गई है कि एक दिन क्लास एक दिन प्रैक्टिस, ठीक है। और स्टार्टिंग में जैसे हम लोगों का 8 बजे से क्लास है ना, तो हम लोग हमेशा ना, जब अभी तो थ्योरेटिकल है, तो 8 से लेकर के 8:15 या 8:20 इवन 8:30 तक ना आपके क्वेरियों को सॉल्व किया जाएगा जो पिछले क्लास में आपने प्रैक्टिस किया है, और फिर 1 घंटा में एकदम नए टॉपिक बताए जाएंगे, ठीक है। हर क्लास की होम टास्क है, हर क्लास में कंपनी के क्वेश्चन पेपर का सेट है, कम से कम इसमें ना हम लोगों का ना 400-500 कंपनियों को क्वेश्चन पेपर शेयर किए जाएंगे, ताकि ना मार्केट में क्या चल रहे हैं और उसको हम कैसे प्रैक्टिस करेंगे, ये सब मैं लिख रहा हूं। हर क्लास की वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी, ठीक है। आपको रिज्यूमे कैसे प्रिपेयर करना है ना, मैं वो आपको फॉर्मेट दूंगा रिज्यूमे प्रिपरेशन का, ताकि ना उस फॉर्मेट के आधार पर बनाए। वो naukri.com से लोगों ने 5-5 हजार रुपये देकर के फॉर्मेट बनवाए हैं, लेकिन आपको उसमें कुछ भी खर्च नहीं करना, मैं ऐसे ही आपको भेज दूंगा। जैसे थोड़ा सा इस पर हाथ साफ होगा तो सीवी खूब बढ़िया बनाई जाती है, क्योंकि हमसे पहले ना जहां इंटरव्यू देना है वहां पर हमारी सीवी पहुंचती है, ठीक है। तो हमारी सीवी इतनी लाजवाब होनी चाहिए कि वो पढ़ने वाला सीवी ना बाध्य हो जाए हमें अगले राउंड के लिए। फिर उसके बाद क्या होता है, हमारा HR राउंड होता है, स्टार्टिंग में पूछते हैं इंट्रोडक्शन, वो भी इतना लाजवाब होना चाहिए कि वो सिस्टम पर बुलाने के लिए बात हो जाए, और सिस्टम वाला तो मैं हूं ही, वो देखने के लिए कि क्या वहां पर पूछ रहा है, ठीक है। बहुत मैसेज आपको मिलेंगे, मैक्सिमम आप इंटरव्यू वो देंगे जिस इंटरव्यू में ना आपको क्वेश्चन पेपर पहले ही से पता होगा। एक बंदा इंटरव्यू देने जाता है, अगर वो रिजेक्ट हो भी गया, ठीक है, तो ना उससे ना जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, वो क्वेश्चन ना, मैं तो चूंकि कॉमन प्लेटफॉर्म हूं तो मेरे को तो बताता ही है कि सर ये क्वेश्चन पूछे, तो मैं कहता हूं ना कि बस आप उस क्वेश्चन बना के भेज दीजिए, और उस क्वेश्चन का ना क्लास में चाहे आंसर बना करके भेजी जाती है, और कहा जाता है ना कि दूसरे बंदे को कि तू जा वहां इंटरव्यू देने, आज नहीं कल चला जा। अब जो इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछता है ना, उससे पहले इस बंदे को पता रहता है कि ये मुंह खोलेगा तो क्या बोलेगा, लेकिन इंटरव्यूअर को तो नहीं पता है कि ये उसी गिरोह का सदस्य है जो कल आया था इंटरव्यू देने। तो इस तरह से ना हम लोग हाई लेवल पर ना इंटरव्यू कराते हैं, और ना हम लोग ऐसे करते हैं, देखिए हर क्लास की ना यहां पर ना एकदम ना रियल टाइम वाला एनालिसिस होता है, ऐसा एकदम नहीं होता है। हर वीक में ना वीकली ना ये दी जाती है कि कितने ना बंदे इस वीक में, देखिए ये वीक 1 से लेकर के 7 तारीख तक में इतने बंदे सेलेक्ट हुए हैं, ये सब आपके ग्रुप में भी जाएंगे। फिर ना आज 8 तारीख से, मतलब 7 से लेकर के अगले मंडे तक कितने बंदे किस कंपनी में इंटरव्यू दिए, और ये उनकी ईमेल आईडी, फोन नंबर नहीं दिया जाता है, लेकिन फोन लोग कर करके परेशान कर देते हैं। इस कंपनी में सेलेक्ट हुए हैं, इसमें ये लोकेशन है, और ये उनकी डेजिग्नेशन थी, ठीक है। अब फिर जैसे अब कल से जिनका हो रहा है सिलेक्शन, ठीक है, अब उनकी लिस्ट बनेगी, वो अगले वीक में भेजी जाएगी, ताकि ना ये भी पता रहे कि ना हम, इससे क्या होता है, ये जब मैसेज आता है ना तो हर बंदों को ना लगता है ना कि इस लिस्ट में हमारा भी नाम जल्दी आए, ठीक है। देखिए मेरा 2 ही काम है, आप 2 ही चीज के लिए आए हैं, खूब बढ़िया ट्रेनिंग और उसके बाद जॉब एकदम 100% जरूरी। इसके अलावा आप मेरे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और तो यही तो चीज चाहिए ना कि खूब बढ़िया जॉब सीख लें, क्योंकि जॉब करने के बाद ना वहां पर नॉलेज की बहुत जरूरत पड़ती है। नॉलेज रहेगा तभी हम सरवाइव कर पाएंगे। जुगाड़ से जॉब लगवा दी जाती है, लेकिन कई बार बंदे वहां पर परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो देखिएगा इधर आते हैं ना, तो ये रिज्यूमे प्रिपरेशन हो गया, ये इंटरव्यू के क्वेश्चन हो गए, ठीक है। हम लोग एक HR का सेशन कराया जाता है, वो मैं नहीं लेता हूं सेशन, वो किसी कंपनी के HR से
वो एचआर भी अपने इंस्टीट्यूट के किसी जमाने में कर रहे होंगे, चाहे नहीं भी होते तो किसी को बुला लिया जाता है, तो ये बताते हैं ना कि हम ऐसे बोल करके आपको भेजते हैं कि ये तैयार करके जाइए, और एचआर ये बताएगा कि वो कैसे चाहता है बंदों को, कि बंदे कैसे आए। तो एक क्लास ना आप लोगों का, उस दिन मैं खाली इंट्रोड्यूस करा करके मैं चुप रहूंगा, उस दिन एचआर बोलेंगे, समझाएंगे, और आपके क्वेरी और आंसर रहेंगे। ठीक है, एचआर में भी ये नहीं कि कोई एचआर एग्जीक्यूटिव से नहीं, कम से कम बीपी एबीपी लेवल के बंदे से कराई जाती है। ठीक है, अभी हम लोगों ने पिछला जो सेशन कराया था कॉन्सेंट्रिक्स के थे बीपी, एचआर के बीपी थे, उन बंदों का बहुत ही शालीनता से, बहुत अच्छा से उन्होंने ना मतलब ये किया। एक्चुअली में वो यहाँ ट्रेनिंग नहीं लिए थे, लेकिन उनकी वाइफ ट्रेनिंग ले रही थी, तो अब वाइफ तो जो चाहे वो करा सकती है। ठीक है, तो उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि ना नुरेन सर के आप बच्चे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो आपको ना दिल बड़ा करके ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, मतलब वो बताना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो ये एचआर का सेशन हो गया। अच्छा, उसके बाद ना हम लोगों के ना कंपनी के क्वेश्चन पेपर ये सब हो गए। ठीक है, ये कंपनी के ना क्वेश्चंस होते हैं, और यहाँ पर मैं ये भी बता दूं ना, ये जो ट्रेनिंग जिस पर हुई है ना, सब मैं आपके मेल पर भेज दूंगा। आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट रहेगा ना कि अभी ये जैसे सेशन खत्म हो रहा है, तो आप लोग ना अपना ईमेल आईडी उस ग्रुप पर डाल दीजिएगा। ठीक है, आज थोड़ा सा क्लास भेजने में लेट होगा, इसलिए कि फर्स्ट डे है ना, तो आज ईमेल आईडी ऐड की जाएगी, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन जो परसों क्लास होगी उस दिन हम लोग प्रैक्टिकल हो जाएंगे। आज तो थ्योरेटिकल था, डेमो क्लास था, लेकिन उस क्लास के बाद में हम लोग क्या हो जाएंगे, प्रैक्टिकल हो जाएंगे। तब एक्सेल पर हम लोग कम से कम 70 तरीके सीखना शुरू करेंगे, जिससे कोई भी डेटा ना एकदम बेकार से बेकार फॉर्मेट में आता है, तो उस डेटा के साथ कैसे न्याय किया जाए, हमारा बिहेवियर उस डेटा के प्रति कैसे होगा, ये अगले क्लास से ही हम लोग सीख लेंगे। ये जितना मैंने अभी तक बताया, ये मेरी अपनी प्रस्तुति थी इस डेमो क्लास के प्रति। अब आपका क्वेश्चन और शुरू होता है, मैं आंसर देने के लिए तत्पर हूं। अभी तक मैं प्रवक्ता के रोल पर था, और मैं एज ए गुड लिसनर के रूप में होता हूं। आप लोग क्वेश्चन पूछिए और मैं आंसर दूंगा। बताइए, जो भी आपके मन में डाउट्स हो, जो भी प्रॉब्लम्स हो, चाहे आप बैक ऑफिस में हो या आप एमआईएस के प्रोफाइल पर जॉब नहीं कर रहे हो, फ्रेशर हो, जो कुछ भी हो, ठीक है, उसके लिए ना मैं यहाँ पर लिखना भूल गया, ये भी लिखते हैं हम लोग। जो फ्रेशर्स होते हैं ना, फ्रेशर एकदम जीरो एक्सपीरियंस है, किसी भी प्रोफाइल में ना उनका क्या है, जीरो एक्सपीरियंस है। ठीक है, उनकी ना जो स्टार्टिंग सैलरी होती है, ठीक है, वो क्या होती है, 15 से लेकर के 20,000 तक होती है। मतलब एकदम जो ग्रेजुएशन किए हुए हैं एकदम जीरो है, और जिनके पास एक्सपीरियंस है, जिनके पास ना एक्सपीरियंस है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, ठीक है, जितनी उनको सैलरी है उनका ना एज पर यहाँ पर क्या होता है, करंट सैलरी, उसमें ना कम से कम ना मार्केट में तो इस समय बहुत सैलरी मिल रही है, तो मान के चलिए 20 से लेकर 30% तक तो हाइक मिल ही जाता है। ठीक है, नहीं तो ट्रेनिंग लेने का फायदा क्या हुआ, जितना हमारी सैलरी मिल रही थी उस पर ग्रोथ नहीं हुआ, इतने पसीने, इतनी त्याग तपस्या का क्या मिला सिला। ठीक है, तो ये रोल होता है। इसके लिए जरूरी है कि ग्रेजुएशन होना जरूरी है। अगर ग्रेजुएशन परसुइंग भी हो तो भी ना जो मतलब कॉर्पोरेट, मतलब छोटे लेवल की एमएसएमई कंपनियां होती है, वो अंडर ग्रेजुएट को रख लेती है, लेकिन मेरी फिर भी वरीयता होती है क्या, ग्रेजुएट। ग्रेजुएट आप किसी भी स्ट्रीम में हो, आप चाहे आर्ट में हो, कॉमर्स में हो, साइंस में हो, कुछ भी किए हो, ग्रेजुएशन है तो मतलब जॉब एकदम जरूरी, तुरंत तुरंत लगता है। ठीक है, लेकिन ग्रेजुएशन अगर अंडर ग्रेजुएट है तो थोड़ा छोटी कंपनियां ही रखती है, क्योंकि उसमें हमारा भी कोई भूमिका नहीं होती है। ये कंपनी का एकेडमिक क्वालिफिकेशन अगर ग्रेजुएशन है तो मैं चाहे इतना भी बड़ा उसको एक्सेल का चीता बना दूं, तो ग्रेजुएशन तो उस कंपनी को चाहिए ना, उसमें मैं क्या कर पाऊंगा। ठीक है, और आज के दौर में तो जो ग्रेजुएट है उसी को शिक्षित माना जाता है, कि लिटरेट पर्सन भी उसे मानते हैं जो कम से कम ग्रेजुएशन किया हो, तो ग्रेजुएशन तो मैंडेटरी है ही। ठीक है, ये मार्केट की रिक्वायरमेंट है, मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, हम लोग ना प्रैक्टिस करेंगे डेली ना, डेली कम से कम टाइम निकाल लेंगे। मैं हमेशा ना आप लोगों से एक चीज ये कहूंगा ना कि खूब मॉर्निंग में ना अगर हो सके ना तो प्रैक्टिस करें, तो सवेरे करें, सो करके उठते हैं ना, उसके बाद ना माइंड फ्रेश होता है। मैं अपनी जितनी भी कविताएं लिखा हूं, जितनी भी बुकें छप गई, वक्त के परिंदे, दूसरी किताब आ भी रही है, तो मेरे ज्यादा कविताएं कब बनती है, जब मॉर्निंग में सो करके उठा जाता है ना, उस समय एकदम माइंड फ्रेश रहता है, एकदम स्वस्थ रहता है, क्योंकि दिन भर के स्ट्रगल से आदमी थक जाता है।
जब सो करके उठता है तो दिमाग भी सो करके उस समय उठ रहा होता है। ठीक है, तो उस समय एकदम जल्दी चीजें ना ऑब्जर्व होती है। तो अगर उस समय आपकी आदत अगर है कि सुबह में प्रैक्टिस कर पाए तो चीजें बहुत याद रहेगी। और संजोग से हम लोगों का बैच का टाइम भी क्या है, सवेरे सवेरे का है। इसमें ना आपको आलस बहुत आएगा, आपको नींद के साथ गद्दारी करनी पड़ेगी, क्योंकि अब मौसम क्या आ रहा है, ठंड का आ रहा है। लेकिन हमें कुछ बेवफा बनना पड़ेगा नींद के प्रति, और आगे बढ़ना है तो करना तो पड़ेगा ही। सर जी सर मैं ये बोल रहा था, मुझे तो मतलब बेसिक भी नहीं आता कंप्यूटर का, अरे तो तो फिर चंचल कैसे जी, होता? ये तो 0 लेवल से ही शुरू हो रहा है ना। आप तो मत इसमें टेंशन लीजिए। आप मोबाइल चलाते हैं ना, जी मोबाइल तो जी चलाते होंगे। जी सर। ठीक है, तो मोबाइल चलाते हैं तो बस लैपटॉप भी चलाना मुश्किल थोड़े है। इस पर आप मेहनत करेंगे आराम से हो जाएंगे। ये हमें ना अपने आप को डीमोटिवेट नहीं रखना है, अंडर एस्टिमेट नहीं करनी है। ठीक है, नहीं नहीं, खूब जैसे आराम से हो मतलब जाएगा। एक्सेल से ही शुरू होगा या जो एक्सेल से ही शुरू होगा, एक्सेल से। नोट एक्सेल पैड के उसके एकदम 0 पहले, लेवल से। नोट पैड। तो आप एक्सेल करेंगे ना, चलाएंगे ना, जब जी आपके पास लैपटॉप होगा, सिस्टम होगा, तो कहते हैं ना कि घर पर हवाई जहाज भी आ जाए तो आदमी चलाना सीख ही लेता है। ठीक है, जी तो कहते हैं दिल डूबा कश्ती डूबी, तो आप दिल मत डुबाइए। अभी मैं हूं ना, मैं हेल्प करूंगा आपका। ठीक है, लैपटॉप तो ले लिया हूँ सर। हाँ लैपटॉप ले लिया, बस लैपटॉप में ना एक्सेल देखना है, ये नहीं कि फिल्म देखने लगे। नहीं लोग ना एक्सेल के बजाय फिल्म देखने लगते हैं। ठीक है, ठीक जी, ठीक है सर। कोई किसी को भी ना, अगर मान लीजिए कि इतने सारे लोगों के बीच कोई क्वेरी नहीं भी पूछ पा रहा है, तो आप 1 to 1 फोन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। लेकिन सुटेबल टाइम इवनिंग का होता है। अब मैं बता देता हूं, ये 8 से लेकर के 10 बजे तक तो ट्रेनिंग है, और 10 बजे के बाद क्या होता है, ऑफिस होता है। मैं अभी जॉब भी करता हूं। ठीक है, और इवनिंग में फिर 6 बजे के बाद ना, 6 बजे तक लगभग फ्री हो जाते हैं। तो 6 से लेकर के 8 के बीच में बतिया लेंगे, फिर 8 बजे से ट्रेनिंग है। अगर आप कहते हैं कि आपको टाइम नहीं मिलता है, तो कभी आप मेरे से मिलिए। मुझे इन्हीं टाइमों में जॉब भी करनी है, इन्हीं टाइमों में ट्रेनिंग भी देनी है, और इसी ट्रेनिंगों में टाइमों के बाद 4 पत्रिकाओं के लिए ना मैं पोएम भी लिखता हूं, कई सारे संस्थाओं का सदस्य भी हूं। और इसी में सवेरे 6 बजे उठ करके 7:30 बजे तक योगा भी करना है, क्योंकि शरीर सबसे पहले जरूरी है, नहीं तो सारा खेल खराब हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब कुछ के बावजूद भी ना अपने टाइम को मैनेज करके और करनी है आगे। ठीक है, सैटरडे संडे 3 बार ट्रेनिंग चलते हैं। ऊपर से मैं शादीशुदा तो हूं ही 15 सालों से। जो इंसान शादीशुदा है वो तो ऐसे ही कूल हो जाता है, डाउन टू अर्थ हो जाता है। प्राइवेट जॉब हो और शादीशुदा हो तो उसमें कहाँ एटीट्यूड बचता है, तो खुद ही जमीन पर आता है आदमी। ठीक है, ये मेरा अपना परिचय है। ठीक है, तो ये कभी भी मत बोलिएगा कि टाइम नहीं मिला। ठीक है, भगवान ने ना जो देश के सर्वोच्च शिखर पर बैठे हैं उनको भी 24 ही घंटा देता है, और हमें भी 24 घंटा देता है। उसी 24 घंटे का यूज करके कोई आदमी ना, इंडिया मूल का आदमी ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बन जाता है, और हम लोग दिल्ली एनसीआर में आकर के एक जॉब ना ले पाए, इससे बड़ा क्या चीज। मेरे लिए सबसे बड़े मोटिवेशन की ना एक ही लाइन होती है, और वो होती है ना कि जब राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री बन सकती है, तो हम लोग साला दुनिया में क्या नहीं कर सकते हैं। आप बताइए। उनको सचिवालय और शौचालय में अंतर नहीं पता था एक जमाने में। वो 7 साल बिहार जैसे टैलेंटेड स्टेट की मुख्यमंत्री रही, हम लोग भी रहे। हाँ, ईमेल आईडी लिखा दीजिएगा। ठीक है, और कोई क्वेरी होगी तो पूछ लीजिएगा। फिर हम लोग ना अगले ना परसों थर्सडे के दिन मॉर्निंग में इसी एक्साइटमेंट, इसी ऊर्जा और इसी एनर्जी के साथ मिलते हैं। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। भाई डेमो क्लास था तो थोड़ा ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं। सर कोई